कैसे करें। जिस समाज की हम बात कर रहे हैं, जिस सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, और मेनली हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में या एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में, समाज शास्त्र के संदर्भ में या मानव विज्ञान के संदर्भ में जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज का अध्ययन कैसे किया जा सकता है, सोसाइटी को हम कैसे स्टडी करेंगे, इसके रेफरेंस में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो यदि हम समाज की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो द स्टडी ऑफ सोसाइटी अर्थात समाज का जो अध्ययन है वह विषय क्षेत्र है समाजशास्त्र का। समाज शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिस शाखा में हम समाज का अध्ययन करते हैं। समाज का अध्ययन कब से शुरू हुआ, आज तक समाज के विज्ञान में कहाँ तक प्रगति हुई है, इस रेफरेंस में हम सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, समाज शास्त्र के संप्रत्यय को समझेंगे, और इस समाज शास्त्र का प्रादुर्भाव कब हुआ, कैसे ये विकास हुआ, और एजुकेशन के क्षेत्र में, क्योंकि हम विद्यालय को एक मिनिएचर ऑफ सोसाइटी कहते हैं, हम समाज के लघु रूप के रूप में विद्यालय को या शिक्षण संस्थाओं को मानते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न लिंग के लोग आकर के यहाँ पर अध्ययन करते हैं, तो ये एक छोटा सा समाज हमारा बनता है। अब हम जैसे हमने सोशियोलॉजी की बात करी, सोसाइटी की बात करी थी, तो सोशियोलॉजी की मीनिंग क्या है, समाज शास्त्र की मीनिंग क्या है। तो सोशियोलॉजी क्या स्टडी करता है, समाज शास्त्र किसका अध्ययन करता है। समाज शास्त्र के अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र जो है वह मानव के सामाजिक जीवन का अध्ययन करना है। और मानव के सामाजिक जीवन अर्थात इस पृथ्वी पे जन्म लेने के पश्चात एक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के पद पे, विभिन्न प्रकार के संबंधों में विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं करता है। तो एक मानव जिस प्रकार से अपना सोशल लाइफ जीता है, अपना सामाजिक जीवन जिस प्रकार से जीता है, और आप अलग अलग समुदाय के, अलग अलग समूह के, अलग अलग जाति की यदि आप लाइफ स्टाइल को देखें, सामाजिक जीवन को देखें, तो सबके लगभग अलग अलग प्रकार के आपको दिखाई देंगे। तो समाज शास्त्र मुख्यतया मानव के सामाजिक जीवन का अध्ययन की एक शाखा है, और इसमें हम मानव समाज का अध्ययन करते हैं। देखिए, समाज की जब हमने बात करी थी तो समाज केवल मानव का ही समाज हो ऐसी बात नहीं है। आप जानते हैं कि समाज में विभिन्न प्रकार के जंतु भी हैं, विभिन्न प्रकार के जंतु भी अपने सामाजिक जीवन को जीते हैं। जैसे हमने पिछले टर्म में जब आपसे सोसाइटी की बात किया था तो हमने आपसे बताया था, और आप देखते भी अपने दैनिक जीवन में, चींटियों का अलग समाज होता है, मधुमक्खियों का अलग समाज होता है, बंदरों का अलग समाज होता है, हाथी का अलग समाज होता है। तो ऐसे नंबर ऑफ आपको जंतु मिल जाएंगे जो कि एक समाज में रहते हैं, जिनकी एक अपनी सोसाइटी है। लेकिन समाज शास्त्र के क्षेत्र में जब हम समाज शास्त्र की बात करते हैं तो समाज शास्त्र में केवल मानव समाज का अध्ययन ही होता है। हम केवल मानव समाज के अंतर्गत होने वाली जितनी गतिविधियां हैं, जितनी घटनाएं हैं, जितने प्रकार के उनके अपने रिचुअल्स हैं, परंपराएं हैं, हम उसी की अध्ययन समाज शास्त्र में करते हैं। जहां तक अन्य जंतुओं के समाज के अध्ययन की बात है तो वह जंतु विज्ञान की एक अलग शाखा है, एनिमल बिहेवियर, या जिसे आप कहते हैं प्राणी व्यवहार। उसमें जो लोग जूलॉजी के होंगे जानते होंगे, उन लोगों ने पढ़ा होगा कि फिश माइग्रेशन कैसे होता है, बर्ड माइग्रेशन कैसे होता है। आपको पता है कि साइबेरिया से हर साल पक्षी चले जाते हैं और फिर यहाँ से वहां चले जाते हैं, वो भी झुंड में आते हैं, उनकी अपनी सोसाइटी होती है। मछलियां एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करती हैं, उनकी अपनी सोसाइटी अलग प्रकार की है। इसी तरह से हनी बी की अपनी सोसाइटी है, तो वो एक अलग ब्रांच हो जाता है स्टडी का। लेकिन जब हम मानव जीवन की बात करते हैं, मानव के सामाजिक जीवन की बात करते हैं, तो मानव के सामाजिक जीवन का अध्ययन हम समाजशास्त्र के क्षेत्र में करते हैं। और मेनली यह
इंटरकनेक्ट करता है उसके पूरे सामाजिक स्थिति के, कि एक व्यक्ति किस प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किस प्रकार का अंतःक्रिया करता है। अब यहां पर अगर हम डिफरेंशिएशन करने की बात करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, हम समाज शास्त्र के अंतर्गत मानव की बात कर रहे हैं और साइकोलॉजी में भी हम मानव के व्यवहार की बात कर रहे हैं, तो फिर ये समाज शास्त्र में और मनोविज्ञान में क्या अंतर है? क्या समझते हैं आप कि समाज शास्त्र में और मनोविज्ञान में क्या अंतर है? हम दोनों स्थितियों में दोनों ही जगह पर हम मानव का अध्ययन कर रहे हैं, और यदि आप बात करें तो मानव विज्ञान एक अलग शाखा के रूप में जब आप देखते हैं, तो मानव विज्ञान भी एक स्पेशलाइज्ड, एक अप्लाइड ब्रांच के रूप में सोशियोलॉजी की, जब आप एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो वो आता है। तो अभी आप लोग साइकोलॉजी पढ़ भी रहे हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी? आज समाज शास्त्र और मनोविज्ञान के दोनों में क्या अंतर है? सर हाँ मनोविज्ञान में सर मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। सर हाँ साइकोलॉजी में ठीक है। मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, और जो समाज शास्त्र है इसमें सिर्फ मानव के संपूर्ण जीवन का अध्ययन करते हैं, कि उनका रहन सहन, उनका कल्चर है, उनका डेवलपमेंट, इन सब से। जब आप संबंधों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मानव का व्यवहार तो आता ही है। यदि आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किसी के साथ यदि आपकी अंतःक्रिया होती है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई व्यवहार करेंगे। फिर अलग ब्रांच इसको कैसे बनाया गया? सर जब समाज शास्त्र में हम कलेक्टिव वे में स्टडी करते हैं ह्यूमन का एज अ कलेक्टिव उसमें देखा जाता है, और जबकि मनोविज्ञान में इंडिविजुअल ह्यूमन की स्टडी होगी। बिल्कुल सही, सही बताया। जब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो मनोविज्ञान में हम मानव के इंडिविजुअलिस्टिक बिहेवियर की बात करते हैं, कि मानव अकेला कैसा व्यवहार करता है, एक व्यक्ति का बुद्धिलब्धि क्या है, एक व्यक्ति की रुचि क्या है, एक व्यक्ति की अभिवृत्ति क्या है, किसी व्यक्ति की जो अभिक्षमता क्या है। इन सारे विषयों पर जब हम किसी व्यक्ति के इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो वह विषय क्षेत्र हमारा मनोविज्ञान का होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहले इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर इसको तमाम तरह के आप लोग पढ़े होंगे, फिर इसके बाद कहा गया कि नहीं ये व्यवहार का विज्ञान है। हाँ, ये आप लोग अभी पढ़े होंगे। तो ये एक व्यक्ति, ये किसी व्यक्ति, एक इंडिविजुअल व्यक्ति से संबंधित है। लेकिन समाज शास्त्र का इसमें भी मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, लेकिन ये जो मानव व्यवहार है वह सोसाइटी में अन्य लोगों के साथ, किसी समूह में व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा, अपने परिवार के सदस्यों के साथ व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा, अपने सोसाइटी में पीयर ग्रुप में लोग कैसा व्यवहार करेंगे, जब उस व्यवहार की बात करते हैं तो वो हमारा सोशियोलॉजी का विषय क्षेत्र होता है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि जब हम साइकोलॉजी की बात करेंगे तो साइकोलॉजी में इंडिविजुअलिस्टिक बिहेवियर की बात करेंगे, लेकिन जब सोशियोलॉजी में बात करेंगे तो वहां पर हम कलेक्टिव वे में, एक सोसाइटी में, एक समाज में, एक ग्रुप में, एक कम्युनिटी में व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है उसके ऊपर दृष्टिपात करने का कार्य जो है वो समाज शास्त्र का है। इसी तरह से देखिए, जो सोशल स्टेटस है, हर व्यक्ति के अपने सामाजिक पद है, और व्यक्ति का जो सामाजिक स्टेटस है वो डिपेंड करता है उसके अपने कल्चर के आधार पे, और वो जो कल्चर होता है वो कल्चर व्यक्ति के अपनी सोसाइटी की देन होती है। क्योंकि समाज में जो भी आप पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, जो भी आपका पद हो, जो भी स्टेटस हो सोसाइटी में, अलग अलग स्टेटस अभी आप पढ़ेंगे, जब सोशल मोबिलिटी देखेंगे तो वहां पे आपको स्टेटस के बारे में ज्यादा हम चर्चा करेंगे वहां पर। लेकिन यहाँ पर जो आदमी की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, जो सामाजिक पद है किसी व्यक्ति का, वह इस बात पे डिपेंड करता है कि अमुक व्यक्ति किस कल्चर से आया हुआ है। जैसे हमने पिछली बार आपसे बात किया था लिटरेट, वो जो कल्चर है वो लिटरेट है या नॉन लिटरेट या प्री लिटरेट है, किस प्रकार के कल्चर से आया हुआ है। और जो कल्चर होता है वो कल्चर देन होती है उसकी अपनी सोसाइटी की। जिस समाज में वह रह रहा होता है उस समाज की सभ्यता को, उस समाज की संस्कृति को वो अपने अंदर आत्मसात किया रहता है, और उसी सामाजिक संस्कृति, सामाजिक सभ्यता की वजह से व्यक्ति का अपना पद प्रतिष्ठा बनता है समाज में।
आप ये कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी इज द सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। देखिए, ऐसा नहीं है कि समाज शास्त्र का जो आप आज अध्ययन कर रहे हैं, हम इसके पहले कभी समाज शास्त्र का अध्ययन हो ही नहीं रहा था। लेकिन शनई शनई धीरे धीरे जब आप देखते हैं कि पहले इसका बहुत ही हम धार्मिक वे में इसका अध्ययन आपको मिलता है, फिर धीरे धीरे आपको अपने अन्य विषयों के साथ मिलकर के इसका अध्ययन मिलता है कि सोसाइटी का तमाम तरह की बातें मिलती हैं। लेकिन सोशियोलॉजी एक अलग ब्रांच ऑफ स्टडी है, एक अलग विद्या की शाखा है, जहां पर हम समाज का एक क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। क्योंकि आप फिलोसफी में भी समाज की, भाई फिलोसफी में भी जब आप बात करते हैं दर्शन शास्त्र में, तो वहां भी समाज की बातें आती हैं। जब आप किसी धर्म विशेष की बात करते हैं तो धर्म विशेष भी किसी न किसी अपने समाज से संबंधित होता है, वहां पे अपने रिचुअल्स की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें उसके अपने रिफ्लेक्शंस में, उसके अपनी रिलीजन में, उसके अपने कास्ट में, उसकी अपनी फिलोसफी के अंतर्गत हर व्यक्ति का अपना सोसाइटी के हिसाब से वो स्टडी आप करते हैं अलग अलग ब्रांच में। लेकिन जब आप समाज का वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन, सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक अंतःक्रियाओं का जब आप क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, तो वह सोशियोलॉजी का विषय क्षेत्र बनता है। इट इज नॉट मैन ओनली बट एंड्स, जो हमने आपसे पहले चर्चा किया कि जब हम स्टडी करते हैं सोसाइटी की, ह्यूमन सोसाइटी की, तो केवल ह्यूमन की सोसाइटी ही सोसाइटी में रह रही हो, केवल मानव समाज ही समाज में रह रहा हो, ऐसी बात नहीं है। आपको तमाम ऐसे जानवर इस पृथ्वी पे मिल जाएंगे जो समाज में रहते हैं, आपस में कोऑपरेशन के साथ रहते हैं, उनके अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर है, वो आपको दिखाई देता है। तो फिर क्या अंतर है मानव समाज और जंतु समाज में? ये हमने कल भी आपसे प्रश्न पूछा था, इसका उत्तर ढूंढिएगा, ये आप लोगों को लिखना है कि मानव समाज और जंतु समाज में क्या अंतर है। क्योंकि आप, अरस्तु ने कहा भी है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, कहीं ना कहीं उसको भी आप एक एनिमल की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन वह एक सोशल एनिमल, बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी है। इसकी वजह से वो एनिमल किंगडम में सबसे टॉप पे आज भी विराजमान है। सोशियोलॉजी का अगर लिटरल मीनिंग की बात करें, शाब्दिक अर्थ की बात करें, तो इसमें कुछ चीजें आपको समझ में आती हैं कि यह एक ग्लोबल एस्पेक्ट है। आप दुनिया के, पृथ्वी के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको समाज जरूर मिलेगा। चाहे आप जंगलों में चले जाइए, वहां भी जो लोग रह रहे होंगे उनका एक आदिम प्रकार का समाज होगा, या किसी बहुत डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाइए, वहां भी आपको समाज मिलेगा, किसी डेवलपिंग कंट्री में रहिए, वहां पे भी आपको समाज मिलेगा। तो यह एक ग्लोबल एस्पेक्ट है समाज और सोशियोलॉजी। अगर और जब उसकी स्टडी बात करते हैं तो एक ग्लोबल एस्पेक्ट है, जिसको आप पूरे पृथ्वी का एक संपत्ति मान सकते हैं, जिसमें सोशियोलॉजी इमर्ज इन इंडिया इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। उस स्थिति में दो तरह की सभ्यताओं की, आप जानते हैं, काफी पुरानी सभ्यता के अंतर्गत आती है। एक अपना भारतीय सभ्यता, भारतीय समाज के बारे में जो बात करते हैं, भारतीय समाज शास्त्र, और कहीं ना कहीं ज्यादातर अर्थों में ग्रीक की सोसाइटी की बात आती है। ग्रीक के सोसाइटी की भी बातें हमको पुराने समय से दिखाई देती है, इसलिए आपको तमाम फिलोसोफर्स जो मिलेंगे, अरस्तु, प्लेटो, ये बहुत सारे ग्रीक में हुए। तो इंडिया का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इसमें आपको दिखाई देता है, सोशियोलॉजी में दिखाई देता है कि कैसे वो, हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। तो सोसाइटी इज द नेम गिवन टू सोशल रिलेशनशिप्स। हमने आपको दो तरह से बातें करी थी कि सोसाइटी को जो समझने की बात है, एक उसको आप स्ट्रक्चरल वे में समझ सकते हैं, दूसरा उसके फंक्शनल वे में समझ सकते हैं। जब हम समाज शास्त्र के अंतर्गत बात करते हैं समाज की, तो वहां हम सामाजिक संबंधों, सामाजिक अंतःक्रियाओं की बात करते हैं, अर्थात जो सामाजिक संबंध हैं, जो सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं, उसको हम समाज के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है और वह किसी व्यक्ति के साथ अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं करता है, विभिन्न प्रकार के संबंधों में समाज में अपने को जीवित रखता है। Therefore, distinct way of studying society can be better understood when we look back historically at the intellectual ideas and material contexts within which sociology was born and later grew. अगर हम आज की सोसाइटी, जो आज समाज शास्त्र, ऐसा नहीं कि बहुत पुराने समय से समाज शास्त्र चलता है, ये मुश्किल से 18वीं 19वीं शताब्दी की देन है समाज शास्त्र। समाज शास्त्र बहुत पुराना शाखा नहीं है,
जितना पुराना आप दर्शन की शाखा को मानते हैं उतनी पुरानी शाखा के रूप में समाजशास्त्र स्थापित नहीं हुआ था। लेकिन इसका विकास कैसे हुआ, इसकी हम एक पीछे की अगर हम इसकी हिस्ट्री देखने की कोशिश करें सोशियोलॉजी की, तो जो ह्यूमन सोसाइटी है वह बहुत देर से इसमें विचार करना शुरू किया गया। अर्थात समाज की जिसको हम वैज्ञानिक अध्ययन की बात करते हैं, जिस समाज की हम साइंटिफिक स्टडी की सिस्टमेटिक स्टडी की बात करते हैं, यह मानव के प्रादुर्भाव के बहुत लेट में, बहुत बाद में जाकर के समाजशास्त्र को एक अलग ब्रांच ऑफ स्टडी के रूप में सम्मिलित किया गया है। बहुत देर से इसको बात करी गई। शुरुआत में यदि आप पाश्चात्य संस्कृति के अंतर्गत बात करें तो अरिस्टोटल की जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, इसमें उन्होंने डायलॉग मेथड से अपनी सोसाइटी के लोगों से बातचीत करके समाज के एक रूप, समाज में किस तरह से उसकी स्टडी करी जाए, तो परोक्ष रूप से, एक्चुअल में उनका सीधे तरीके से तो सोसाइटी के अध्ययन करना नहीं था, लेकिन जहां तक उनका डायलॉग मेथड से जो भी उन्होंने बात कही है, जो उन्होंने अपनी मेथड रखी थी, वहां पे कहीं ना कहीं समाज के अध्ययन की परोक्ष रूप से हमको ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि वो समाज के बारे में ही बात करते थे। समाज के बारे में ही वहां पर उनकी बातचीत जो होती थी, उनका सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही वो सारे जो दर्शन की बातें थी, जो डायलॉग मेथड से, जो क्वेश्चनर माध्यम से जो वो बात करते थे, वो समाज का कहीं ना कहीं उसमें उल्लेख मिलता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य यदि बात किया जाए तो आप लोग कौटिल्य को जानते हैं, जिसको चाणक्य भी कहते हैं। उनका अर्थशास्त्र है और वो अर्थशास्त्र मानव जीवन को प्रभावित करने वाले प्रत्येक पक्षों पर अर्थशास्त्र में आपको टीका टिप्पणी मिल जाएगी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जिसको आप चाणक्य भी कहते हैं, उनके अर्थशास्त्र में आपको समाज से संबंधित विभिन्न प्रकार की चीजें आपको मिलती हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स के बारे में, व्यक्ति को कैसे सोसाइटी में रहना चाहिए, वो अपनी पॉलिटिकल सिस्टम कैसे स्टेब्लिश कर सकता है, इन सब के बारे में बहुत बृहद, यदि आप देखना चाहें अपने पाश्चात्य अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र आज भी प्रासंगिक बहुत लोग मानते हैं। सिमिलरली जब मुगल शासन हमारे भारतवर्ष में आया तो वहां पर आईने अकबरी को भी यदि आप देखें तो आईने अकबरी में भी उस समय की तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में एक बहुत बृहद, बहुत विस्तृत रूप में आपको स्थितियां दिखाई देती हैं। आईने अकबरी को आप उस समय की समाज का दर्पण कह सकते हैं कि उस समय जैसा समाज था, उस समाज के बारे में एक दर्पण के तरीके आपको दिखाई देता है कि कैसे वो सोसाइटी आपको कैसे सोसाइटी आपकी उस समय दिखाई देती थी। ये आईने अकबरी में आपको मिल जाएगा। सिमिलरली हमारे वेदों में, वेद में भी जितनी भी चीजें देखिए, उसमें वेद में, उपनिषद में जो 18 पुराण है, रामायण की बात कर लीजिए, गीता की बात कर लीजिए, इन सब में देखिए ये सारे जितने मैं बात आपसे कर रहा हूं, ये सारे प्रत्यक्ष रूप से समाज के बारे में कोई स्टडी की बात नहीं करते। यहाँ पर समाज की कोई सीधी अध्ययन की कोई रूपरेखा नहीं दिखाई देती है, लेकिन जब आप इसकी स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं छुपे रूप में आपको उस समय की तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, तत्कालीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के बारे में आपको चीजें दिखाई देती हैं। जैसे रामायण की कहानी ले लीजिए, भगवान राम के ऊपर पूरी जो इसमें है उस समय की सोसाइटी को बयां करती है। गीता जो है वो भी उसके बारे में है। वेद पुराण में भी आपको उस समय की तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है। उसी तरह से मनुस्मृति की बात आती है, जिसमें वर्ण आश्रम की व्यवस्था मिलती है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात करते हैं, जो वर्ण आश्रम की व्यवस्था थी। या 4 पुरुषार्थ की बात करते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो संकल्पनाएं हैं मनुस्मृति की, ये भी कहीं ना कहीं उस समय की तात्कालिक सामाजिक व्यवस्था को बयां करता है। मनुस्मृति में हालांकि अब बहुत ज्यादा प्रासंगिक नहीं है, बहुत से उसका विरोध भी है बहुत सी जगहों पे, लेकिन उस समय की जो तात्कालिक व्यवस्था थी, उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसका एक रूपरेखा, एक चित्रण आपको मनुस्मृति के माध्यम से मिलता है। सिमिलरली शुक्राचार्य का नीति शास्त्र है। शुक्राचार्य के नीति शास्त्र में भी तमाम तरह की ऐसी नीतियां बताई गई हैं कि सामाजिक व्यवस्था में रहते हुए व्यक्ति किस प्रकार की नीतियों पे चले, उसकी नैतिकता क्या होनी चाहिए, इसके बारे में शुक्राचार्य ने नीति शास्त्र में बताया है। और आगे जब आप बढ़ते हैं
तो अब एक अलग विषय क्षेत्र के रूप में आपको सोशल साइंसेज मिलता है या सोशल स्टडीज आपको मिलता है। और सोशल साइंसेज की तमाम शाखाएं आपको दिखाई देती हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना। ऐसे बहुत सारी शाखाएं आपको सोशल साइंसेज में मिलेंगी। और उन सोशल साइंसेज का ही एक रूप आपको सोशियोलॉजी एक नई शाखा के रूप में आपको दिखाई देती है। सोशल साइंसेज से निकल करके, सामाजिक विज्ञानों से निकल करके एक नई ब्रांच ऑफ स्टडी निकली जिसको आप सोशियोलॉजी कहते हैं, समाजशास्त्र कहते हैं। और बहुत लेट में जो डेवलपमेंट हुआ वो फिजिकल साइंसेज का हुआ है, जिसको आप भौतिक शास्त्र कहते हैं। ये जो फिजिकल साइंसेज हैं ये बहुत लेट में डेवलप हुआ। तो जब आप सोशियोलॉजी की बात करते हैं, एक अलग ब्रांच के रूप में जब आप स्टडी की बात करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी इस कालक्रम में काफी लेट, बहुत देर से शुरुआत इसकी हुई, एक अलग ब्रांच के रूप में, एक अलग शाखा के रूप में स्टडी करने की। यदि हम विकासक्रम को देखें तो टीबी बॉटमोर ने इसको 4 चरणों में बांटा है। जो समाजशास्त्र है, इस समाजशास्त्र के विकास को, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, इसको टीबी बॉटमोर ने 1972 में अपनी 4 चरणों में इसको विभाजित किया है। पहला चरण उनका ये मानना है कि जो फर्स्ट स्टेप है वो लगभग 400 ईसा पूर्व की बातें वो करते हैं, कि लगभग 400 ईसा पूर्व की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो एक अलग प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी। उसको वह एक पहले चरण में मानते हैं कि वहां पर सामाजिक व्यवस्था बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की थी, और वह फर्स्ट स्टेप ऐसा मानना है बॉटमोर का। दूसरा स्टेप वो मानते हैं 6वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक की। इसको एक अलग कालखंड में रखा उन्होंने कि 6th सेंचुरी से लेकर के 14th सेंचुरी तक की एक अलग कालखंड है, जिसमें इसमें समाजशास्त्र का एक अलग प्रकार से विकास हुआ। तीसरा स्टेप को कहते हैं 15वीं शताब्दी के समय की, जिसमें थर्ड स्टेप वो मानते हैं, और अंतिम स्टेप, 4th स्टेप मानते हैं मॉडर्न सेंचुरी की, जो आज की सामाजिक व्यवस्था, जो समसामयिक सामाजिक व्यवस्था है, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था है, उसको 4th स्टेप में मानते हैं। तो इन 4 चरणों में वो टीबी बॉटमोर उसको कैटेगराइज करते हैं। तो पहली और दूसरी स्टेप के अंतर्गत आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप लगभग 400 बीसी से शुरू उसको माना जा सकता है। इसमें बहुत सारे रिलीजियस थॉट्स थे, चाहे आप पाश्चात्य संस्कृति को देख लीजिए, पाश्चात्य समाज को देख लीजिए, आधुनिक, या आप प्राच्य समाज को देख लीजिए, तो यहाँ पर रिलीजियस थॉट्स की प्रधानता थी। जैसे मनुस्मृति में भी आप देखिए तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो मनुस्मृति में, जो अब उस समय की मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था था कि भाई शूद्रों को पढ़ने नहीं देना है, अगर किसी के मंत्र पढ़ लिए तो उसके कान में जलता हुआ तेल डाल दो। इस तरह की जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो धर्म प्रधान थी, और वहां पर किसी एक खास वर्ग ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई, जो बाद में कालांतर में आते आते टूटी और आने वाले समय में और टूटने की संभावना है। तो ये एक रिलीजियस थॉट, यहाँ पर पूरी तरह से धार्मिक विचार पर आधारित सामाजिक व्यवस्था थी। आप वर्णाश्रम को देख लीजिए, वर्णाश्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सबके अपने अलग अलग कार्य बांटे गए थे, और उनके आप प्रादुर्भाव के भी कहिए तो किसी को कहा कि कोई मस्तिष्क से निकला है, कोई नाभि से निकला है, कोई चरण से निकला है, कोई कंधे से निकला, इस तरह की चीजें आपको दिखाई देती हैं। वो रिलीजियस थॉट्स पे पूरी बेस्ड थी। ऐसे ही प्लेटो की जो द रिपब्लिक पुस्तक है, उसमें आपको तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में मिलता है, और एरिस्टोटल की इथिक्स और पॉलिटिक्स। तो ये जो स्टेप था, इसमें आपको समाजशास्त्र एक अलग ब्रांच के रूप में तो नहीं, लेकिन ये जितने भी थॉट्स आप, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे रिपब्लिक हो, चाहे एथिक्स और पॉलिटिक्स हो, इसमें आपको उस समय की पारिवारिक जीवन के बारे में, के समाज में उसके बारे में वर्णन मिलता है, और उस समय में महिलाओं की स्थिति क्या थी, इसके बारे में आपको मनुस्मृति और तमाम रिपब्लिक और एथिक और पॉलिटिकल साइंस में मिलता है। एक बहुत फेमस कोट आप लोग जानते हैं, मनुस्मृति में कहते भी हैं कि यत् नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब ये किस रेफरेंस में कहा गया मनुस्मृति, जहां नारियों की पूजा होती है वहां भगवान का निवास होता है। और ये कहने के पश्चात भी आप अपने हिंदू धर्म में देखिए तो महिलाओं की क्या स्थिति है। हम कहते हैं कि सब भगवान की संतान है, लेकिन फिर शूद्रों की क्या स्थिति है। तो ये पूरी तरह से एक धर्म पर आधारित व्यवस्था बनी थी उस समय की, जो आपको इन सारे लिटरेचर्स में मिलते हैं। जो सेकंड स्टेप है,
जो 6th सेंचुरी से लेकर के 14th सेंचुरी तक की बात बॉटमोर ने बताया है। इसमें मुख्यतः नाम आता है सेंट थॉमस एक्विनास और ए डंटे का। इन्होंने, जो अरस्तु ने कहा कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, तो यहाँ पर वास्तव में मानव के सामाजिक प्राणी के रूप में एक जुड़ाव के बारे में आपको देखने मिलता है इस जो टाइम पीरियड है। और यहाँ पर फिलोसफी और थोड़ा सा और आप रिलीजियस डोमिनेंट था, रिलीजियस यहाँ पे भी था, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पर रिलीजियंस का कटाक्ष भी शुरू हुआ, आलोचना भी शुरू हुई, और उस आलोचना की वजह से तमाम दर्शन की अलग अलग शाखाएं मिली, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे आपका भारतीय समाज हो, चाहे दूसरा समाज हो। तो यहाँ पर रिलीजियस डोमिनेंट तो था, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि किसी ने कहा कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पहले ये माना जाता था, जब उसका विरोध किया गया तो बहुत उसके बारे में लोग खुल करके सामने आए। तो रिलीजियस डोमिनेंट सोसाइटी थी, लेकिन अलग अलग फिलोसफी के अलग अलग डिसिप्लिन, अलग अलग स्कूल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर ये विश्वास किया जाने लगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या थी, जनसंख्या बढ़ती चली गई तो बिलीव्स इन चेंज इन सोसाइटी, समाज में परिवर्तन होना शुरू हुआ अलग अलग थॉट्स की वजह से। और फिर यहाँ पर एक समाज की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। जब लोगों के व्यवहार को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ी, जब आपके और ज्यादा लोगों की जनसंख्या बढ़ती चली गई, तो इन सब चीजों का महत्व यहाँ पर बढ़ गया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की आवश्यकता, सोसाइटी में परिवर्तन, ये सब चीजें आपको दिखाई देने लगती हैं। तो तीसरी और चौथा स्टेप है, इसमें बटमोर ने बताते हैं कि जो 15वीं शताब्दी में है, उसको आप साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, यहां से अर्थात 15वीं शताब्दी से आप मान सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा समाज का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू हुआ। पूरी तरह से अभी तक तो आपको लिटरेचर में चीजें मिल रही हैं, फैमिली लाइफ के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा साइंटिफिक स्टडी शुरू हुआ सोशियोलॉजी का। और ये इनिशिएट, यहाँ पर शुरुआत हुआ कि कैसे इंडिपेंडेंट हिस्ट्री को, मतलब इन सारी चीजों से निकाल करके, जो रिलीजियस थॉट्स थे, जो फिलोसफी थी, उससे निकाल करके हिस्ट्री को अलग किया गया, इकोनॉमिक्स को अलग किया गया, पॉलिटिकल साइंस को अलग किया गया, साइकोलॉजी को अलग किया गया। ये सारी चीजें अलग अलग ब्रांचेस के रूप में निकली, जहां पर आप कह सकते हैं कि सोशल साइंसेस का प्रादुर्भाव हुआ। और इन्हीं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी का अलग होना एक बैकग्राउंड तैयार किया सोशियोलॉजी की अलग स्टडी के लिए। और उसमें मुख्य नाम आता है हॉब्स और रूसो और लॉक का। जॉन लॉक का नाम आप लोग सुने होंगे, रूसो का नाम सुने होंगे, और हॉब्स का नाम आता है। ये थिंकर्स थे जिन्होंने सोसाइटी के इवोल्यूशन की बात की, कि जैसे मानव का उद्विकास होता है, वैसे ही समाज का भी उद्विकास होता है, समाज भी अपने को विकसित करता है। इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी की थियरी आई और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी आई, सामाजिक समझौता का सिद्धांत आया। आपस में एक सोसाइटी के लोग एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको तीसरे स्टेप में दिखाई देती हैं। इसमें एक और नाम फेमस आता है मूरे का, थॉमस मूरे। इन्होंने अपनी पुस्तक यूटोपिया में सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। उस समय के कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं थी, उन सामाजिक समस्याओं पर अलग से यूटोपिया पुस्तक मूरे ने लिखा, और उसमें विस्तार से उस समय की सामाजिक समस्याओं के बारे में जिक्र किया है। इसके बाद चौथा स्टेप आया, जिसको बॉटमोर कहते हैं कि फोर्थ स्टेप है। और यहाँ पर आप मानते हैं कि फोर्थ स्टेप की शुरुआत अगस्त कॉन्ट से शुरू होती है, जिनका जीवन काल 1798 से लेकर के 1857 तक था। और अगस्त कॉन्ट को ही वह श्रेय जाता है कि इन्होंने सबसे पहले समाज के घटनाक्रमों का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया। यहां तक तो ये इनिशिएट हो गया था थर्ड स्टेप में 15वीं शताब्दी तक, लेकिन जो 18वीं शताब्दी थी, वहां पर कॉन्ट के आने की वजह से आपको दिखाई देता है कि यहां पर आपको एक्चुअल साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी यहां पर शुरू होती है। जो बात यहां तक साइंटिफिक इनिशिएट हो गया था, लेकिन वास्तव में अगस्त कॉन्ट की प्रयास की वजह से, इनके गुरु थे संत साइमन, जो चाहते थे कि समाज का एक वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया जाए, तो उसको परिणत करने के लिए इन्होंने सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक डेवलपमेंट के रूप में शुरू किया। और फिर साइंटिफिक और सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोशल इंसिडेंट्स का श्रेय जो जाता है वो अगस्त कॉन्ट को जाता है। तो स्टडी ऑफ सोसाइटी के रूप में आप सोशियोलॉजी की बात करते हैं, तो अब इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर के है कि हमने पिछली बार भी आपसे बताया कि सोसाइटी जो शब्द है वो सोशियल शब्द से बना है, और
जब सोशियोलॉजी शब्द बना तो इसमें दो शब्द आए, सोशियस और लोगस। जो सोशियस और लोगस था उसको आप सोशियोलॉजी कहते हैं। वो क्या है, दोनों शब्द को मिलाकर के आप सोशियोलॉजी कहते हैं कि वो सोशियोलॉजी है। और सोशियस एक लैटिन वर्ड है, जो सोशियस वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सोसाइटी। और लोगस शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है स्टडी। अर्थात दो अलग अलग भाषाओं की जननी के रूप में आप सोशियोलॉजी को देखते हैं। इसी बात पे इसका आलोचना किया जॉन स्टुअर्ट मिल ने। ठीक है, उनका ये कहना था कि स्टडी ऑफ सोसाइटी इज सोशियोलॉजी। ये एक लैटिन शब्द है और यह एक ग्रीक शब्द है। तो लैटिन शब्द और ग्रीक शब्द को मिला करके आपने बना दिया सोशियोलॉजी, और कह रहे हैं कि सोसाइटी ऑफ सोशियोलॉजी है। इस बात को जॉन स्टुअर्ट मिल ने खारिज कर दिया, कहा कि या तो आप लैटिन रखिए या लोगस रखिए, दोनों को मिलाकर के क्यों बना रहे हैं, ये तो फिर संकर संतान वाली बात हो जाएगी। तो फिर उन्होंने एक नया नाम दिया इसका, इथोलॉजी। उनका ऐसा मानना था कि लैटिन और ग्रीक वर्ड दो अलग अलग कम्युनिटी की भाषाओं को मिलाकर के आप सोशियोलॉजी बना रहे हैं। तो इन्होंने एक नया नाम दिया इथोलॉजी, लेकिन इनका नाम ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ, लोगों ने इनकी बात को खारिज कर दिया। और अगस्त मैरी फ्रांसकोइस जेवियर कॉन्ट, ये अगस्त कॉन्ट का पूरा नाम है, अगस्त मैरी फ्रांकोइस जेवियर कॉन्ट। इन्होंने, जिनको कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी का माना जाता है कि यह समाज शास्त्र के पिता के रूप में है, जो अगस्त कॉन्ट हैं इनको कहते हैं कि यह समाज शास्त्र के पिता के रूप में है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले समाज शास्त्र की वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया। और उसका मेन जो उनके जो टीचर थे, उनके जो गुरु थे संत साइमन, इनका ये चाहते थे कि समाज का एक वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया जाए। इसी को प्रणीत रूप करने के लिए अगस्त कॉन्ट ने इसकी सामाजिक स्टडी करने की शुरू की साइंटिफिक वे में। और शुरुआती दौर में जब इन्होंने समाज का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया तो उन्होंने इसको कहा सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी के नाम से उन्होंने परिभाषित किया इसको। क्योंकि उस समय तक आप अगर देखें तो ज्यादातर भौतिक विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ था, सोशल साइंसेस शुरू हुई थी, तो इन्होंने उस वे में इसको रखने की बात करी, चूंकि सिस्टमेटिक स्टडी थी, इसलिए उन्होंने इसको शुरुआती दौर में सोशल फिजिक्स कहा। फिर 1838 में इन्होंने इसको सोशियोलॉजी नाम दिया और इन्होंने इसको क्वीन ऑफ साइंस कहा है। इन्होंने को कहा है कि यह विज्ञान, सभी विज्ञानों की रानी है ना। जैसे एक रानी होती है, तमाम महिलाओं के बीच जो सबसे मुख्य स्थान किसी समाज में जो रानी का होता है, वही सारे विज्ञानों में इन्होंने कहा कि समाज शास्त्र का वह स्थान है कि यह एक क्वीन है, यह एक रानी की तरीके है। यह जो विषय क्षेत्र है, यह जो शाखा है, वह एक रानी के तरीके सही विज्ञानों में अपना स्थान रखती है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। सबसे पहले अगर आप और आगे देखें तो सोशियोलॉजी को अलग ब्रांच के रूप में स्टडी करने का जो काम शुरू हुआ वो यूएसए की येल यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ। और 1876 में सोशियोलॉजी का विधिवत अध्ययन अध्यापन येल विश्वविद्यालय में शुरू किया गया। इसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है, आप लोग नाम सुने होंगे हर्बर्ट का। इन्होंने इवोल्यूशन थ्योरी दी थी सोसाइटी की, आगे आप लोग देखेंगे। और इन्होंने सोसाइटी की तुलना मानव शरीर से किया है। जैसे मानव शरीर में अलग अलग अंग हैं, हाथ है, कान है, आंख है, नाक है ना, पैर है, सबके अपने अलग अलग काम हैं। वैसे इन्होंने कहा कि समाज के भी अपने अलग अलग अंग हैं और ये अलग अलग अंग मिलकर के काम करते हैं, लेकिन बनाते पूरा समाज है। जब आप स्ट्रक्चरल थियरी पढ़ेंगे सोसाइटी तो वहां पे हम लोग चर्चा किया जाएगा, तो हर्बर्ट स्पेंसर का नाम इसमें प्रमुख रूप से आता है। अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो इमाइल दुर्खिम जो 1858 से लेकर के 1977 तक थे, इन्होंने इसको इंडिपेंडेंट ब्रांच में स्थापित करने का श्रेय जो है, एक अलग शाखा के रूप में स्थापित करी जाए, वह इमाइल दुर्खिम का काम बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआती दौर में अगस्त कॉम्ट ने शुरू किया, लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांच के रूप में स्टेब्लिश करने का काम इमाइल दुर्खिम का है। इसके बाद नाम आता है मैक्स वेबर का, जो अंतःक्रिया को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, और इन्होंने सोशियोलॉजी को फुल साइंस के रूप में स्टेब्लिश किया, पूर्ण विज्ञान।
कि यह एक पूर्ण विज्ञान है। इनकी अगर आप तमाम अभी परिभाषा आप लोग आगे देखेंगे, आगे आएगा भी, मैक्स वेबर का भी नाम आएगा। यहाँ पे नाम से परिचित होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सारे नाम बार बार आपको आगे के जो प्रेजेंटेशन होंगे वहां पर आएंगी, जब आप अपने सिलेबस को आगे देखेंगे तो। उसी तरह से नाम आता है विल्फ्रेड पैरेटो का। इन्होंने भी समाज के एक सिस्टम के रूप में देखा और समाज के एक सिस्टमेटिक साइंस के रूप में स्टेब्लिश किया। तो ये एक अलग अलग आप अगर रूप देखिए तो सिस्टमेटिक स्टडी फोर्थ स्टेप में शुरू हुई, जो आप आधुनिक समाज की बात करते हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट ब्रांच के रूप में, फुल साइंस के रूप में, सिस्टमेटिक साइंस के रूप में विल्फ्रेड पैरेटो का नाम आता है। अगर इन सब चीजों को देखो तो बेयरस्टेड ने इसी शब्दों में कहा कि सोशियोलॉजी हैज ए लॉन्ग पास्ट बट ओनली ए शॉर्ट हिस्ट्री। इसका अतीत तो बहुत पुराना है। अतीत आप ये कह सकते हैं कि जब मानव का जन्म हुआ तभी से समाज शास्त्र था। अतीत बहुत पुराना है, लेकिन इसकी जो इतिहास है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा इतिहास है। 18वीं शताब्दी से आप शुरुआत मान सकते हैं इसको। कि बाकी तो आप सोशियोलॉजी को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, उनके लिटरेचर्स में देखते हैं। इसीलिए बेयरस्टेड ने कहा कि सोशियोलॉजी हैज ए लॉन्ग पास्ट बट ओनली ए शॉर्ट हिस्ट्री। बहुत लंबा अतीत है लेकिन बहुत छोटा इतिहास है इसका। काम बहुत ज्यादा इसमें आज सोशियोलॉजी और सोशल वर्क को एक अलग, अब सोशल वर्क को इसके एक जुड़वा बहन की तरीके आप देखते हैं। कहीं भी आपके विश्वविद्यालय में भी डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क है ना, उसको दोनों साथ में लेकर के देखते हैं। एक छोटा सा परिचय है अगस्त मैरी फ्रांसिस जेवियर काउंट का, कि ये 1839 से देख फादर ऑफ सोशियोलॉजी इनको कहा जाता है। सोशियोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड इन द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। समाज के साथ व्यक्ति का किस प्रकार का संबंध है, अर्थात जिस समाज में व्यक्ति रह रहा है उस समाज से उस व्यक्ति के किस प्रकार के संबंध हैं और उन संबंध में कितने प्रकार की अंतः क्रियाएं करता है, इसकी स्टडी का वैज्ञानिक रूप में जो आप स्टडी करते हैं वही सोशियोलॉजी है, ऐसा अगस्त कॉन्ट ने कहा। तो अन्य सोशियोलॉजिस्ट कैसे इसको देखते हैं, तो अगस्त कॉन्ट व्यूड सोसाइटी एज अ सोशल ऑर्गेनिज्म। जैसे एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक सवयव होता है, एक व्यक्ति होता है, जैसे उसका विकास होता है, वैसे ही कॉन्ट ने कहा कि समाज का भी विकास होता है, पॉजिटिंग ए हार्मनी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसकी अपनी कुछ संरचनाएं हैं और इसके अपने कुछ फंक्शंस हैं, कुछ प्रकार हैं जिनसे मिलकर के सोसाइटी हमारी बनती है। तो सोशल ऑर्गेनिज्म के रूप में इन्होंने देखा कि यह एक सामाजिक सवयव की तरीके है। जैसे व्यक्ति का विकास होता है वैसे ही समाज का भी विकास होता है। सिमिलरली दुर्खिम मानते हैं कि रिगार्डेड सोसाइटी इज अ रियलिटी इन इट्स ओन राइट। जो आपके खुद के अधिकार हैं उसकी वास्तविकता समाज के रूप में उसको वो देखते हैं कि समाज क्या है, सोसाइटी एज अ रियलिटी इन इट्स ओन राइट। अपने खुद के अधिकारों के बीच इसकी वास्तविकता जो है वही सोसाइटी आपको दिखाई देती है। एक और फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं टॉलकट पार्सन्स। इनकी थियरी भी आपको पढ़नी है, बहुत फेमस सिद्धांत दिया था इन्होंने फंक्शनलिज्म का। जो टॉलकट पार्सन का मानना था कि सोसाइटी इज टोटल कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। देखिए टॉलकट पार्सन एक जगह कहते हैं कि जन्म से ना तो कोई व्यक्ति सामाजिक होता है ना ही कोई व्यक्ति असामाजिक होता है। जो छोटा बच्चा जन्म लेता है वो छोटा बच्चा जन्म के समय न तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है। और उनका ऐसा मानता जैसे हम तालाब में पत्थर फेंकते हैं वैसे इस पत्थर रूपी जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को इस समाज रूपी तालाब में फेंक दिया जाता है और जितने प्रकार के वो रिलेशनशिप्स करता है उसी के हिसाब से वह या तो वह सामाजिक बनता है या फिर असामाजिक बनता है। तो यहां पर वो कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स है। यहां मानव के बहुत जटिल व्यवहार जो हैं, जो जटिल संबंध हैं, जिसकी वजह से वो आगे ग्रो करता है। अच्छे वातावरण में रहेगा, अच्छे तालाब में रहेगा तो उसका अच्छा विकास होगा, बुरे तालाब में रहेगा तो उसका बुरा विकास होगा। तो वह कोई भी व्यक्ति जन्म से न तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है। वह आप समाज में आकर के चीजों को सीखता है। एक व्यक्ति चोरी करना, डाका डालना, हत्या करना, ये सारी चीजें
आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। यस सर, अब आ रही है आपकी आवाज? यस सर, आ रही है। कहाँ तक देखा आप लोगों ने? थर्ड पॉइंट समझा रहे थे सर। ये टारगेट पर्सन की बात काम नहीं कि टारगेट पर्सन का ऐसा मानना था कि इस जन्म से ही कोई व्यक्ति ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है। वह जिस प्रकार के इन्वायरमेंट में रहता है उस प्रकार के इन्वायरमेंट में वह अपने अनुभवों के आधार पे उस प्रकार के संबंध, उस प्रकार के अंतःक्रिया को वो सीखता है, वैसा व्यवहार उसका डेवलप होता है। एक और थियरी है मिड की थियरी, आप इसको आगे भी आपको देखना है मिड की थियरी। तो जीएस मिड ने कंसीव्ड सोसाइटी एज एन एक्सचेंज ऑफ गेस्चर्स विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सिंबल्स। जितने प्रकार के अभी सिंबल की जहां तक बात है तो हर सोसाइटी की अपनी एक सिंबल भी होता है ना। सिंबल को आप एक कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में देख सकते हैं। जैसे आप ये कहते हैं कि आपकी एक जैसे हिंदू सोसाइटी है तो हिंदू सोसाइटी में स्वस्तिक, या मुस्लिम सोसाइटी में यदि आप बात करते तो मुस्लिम सोसाइटी में हरे रंग का या चांद और तारा। उसी तरह से यदि आप क्रिश्चियन सोसाइटी की बात करें तो वहां पे क्रॉस, है ना। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स आपको दिखाई देते हैं। उन अर्थों में इन्होंने कहा कि गेस्चर विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ सिंबल्स, ये एक्सचेंज ऑफ गेस्चर्स, आप अपने जो गेस्चर है उसका एक्सचेंज करते हैं विभिन्न प्रकार के सिंबल्स के माध्यम से। वो आप अपने शारीरिक हाव भाव, आपके इशारे, जैसे आंखों से आपका इशारा करना, किसी खास शब्द का बोलना, है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग कभी, अब आप लोग हर टीचर का अपना एक अलग कोड नेम दे देते हैं, है ना, तो वो भी एक बात होती है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गेस्चर्स हैं सिंबल्स हैं, उनको सोसाइटी के रूप में मिड ने कंसीव किया है। सिमिलरली मॉरिस गिन्सबर्ग का मानना था कि सोसाइटी एज ए collection of individuals united by certain relations or mode of behavior which mark them off from others who do not enter into these relations or who differ from them in behavior। किसी भी सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनके व्यवहार, उनके संबंध अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो गिन्सबर्ग का मानना था कि जो ऐसे लोग जिनके व्यवहार एक प्रकार के हैं, ऐसे लोग जिनके रिलेशनशिप्स एक प्रकार के हैं, जिनके रिचुअल्स परंपराएं एक प्रकार की हैं, उन व्यक्तियों के बीच उन व्यक्तियों का एक समूह है जो आपस में मिले हुए हैं अपनी सोसाइटी के उद्देश्यों को, अपनी सोसाइटी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए। वो उस मोड ऑफ बिहेवियर की बात करते हैं जो दूसरे सोसाइटी से उनको अलग करते हैं। एक और सिद्धांत है कूले का, वो भी आपको आगे देखना है। तो कूले सा सोसाइटी एज द कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस विद अ कम्युनिटी। किसी एक समुदाय के साथ जो लोग एक संगठित संस्था या संगठित एसोसिएशन बनाते हैं, उसी कॉम्प्लेक्स को सोसाइटी के रूप में कूले ने माना है कि सोसाइटी क्या है, वह कुछ लोगों का समुदाय है, कुछ संस्था बनाते हैं, कुछ नियम कायदे कानून बनाते हैं, कुछ लोग इकट्ठा होकर के अपनी समाज को चलाने के लिए किसी संस्था का निर्माण करते हैं, उसको वह सोसाइटी के रूप में मानते हैं।
फिर सोसाइटी को अब 4 रूप में देखते हैं। टू स्टडी द सोसाइटी एज ए होल, मतलब सोसाइटी को ही स्टडी के रूप में जब आप देखें, स्ट्रक्चरल रूप में, लोगों के रूप में जब आप बात करते हैं तो एक इस तरह से सोशियोलॉजी का स्टडी हो सकता है। दूसरा है टू स्टडी द सोशल रिलेशंस, उन लोगों के बीच जितने प्रकार के सामाजिक संबंध हैं उसका जब स्टडी करते हैं तो वो सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं। और तीसरा जो रूप है समाजशास्त्र का वो है टू स्टडी द सोशल ग्रुप्स, अर्थात सोसाइटी में जो अलग अलग समूह बने हुए हैं, वो अलग अलग समूह विभिन्न प्रकार के हैं जिनके अलग अलग समूहों के अपने अलग अलग उद्देश्य हैं। उन समूहों को जब आप स्टडी करते हैं तो वो भी सोशियोलॉजी का भाग एक रूप है। और एक रूप है टू स्टडी द सोशल इंटरैक्शंस या सामाजिक अंतःक्रियाओं के रूप में। तो ये 4 रूप में आप सोशियोलॉजी को देख सकते हैं। समाजशास्त्र के 4 रूप आपको दिखाई देता है, जिसको कहते हैं बहुरूपिया आप कह सकते हैं, है ना, जिसे बहुरूपिया के कई रूप आपको दिखाई देता है। तो इस सोशियोलॉजी की जब आप समाजशास्त्र की बात करते हैं तो समाजशास्त्र 4 रूप में आपको दिखाई देता है। टू स्टडी द सोसाइटी, टू स्टडी द सोशल रिलेशनशिप्स, टू स्टडी द सोशल ग्रुप्स एंड टू स्टडी द सोशल इंटरैक्शंस। इतने पे अगर आप लोगों की कोई बात हो तो अभी बात कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। इन सब रूपों पे अलग से विस्तार में भी चर्चा। अभी आप लोगों की कोई क्वेरी हो, कोई बात हो तो बताइए, नहीं तो आगे चले। किसी की कोई क्वेरी? ठीक है, अब अलग अलग बात करते हैं कि क्या है सोसाइटी। ये जो अलग अलग रूप हैं वो कैसे आपको दिखाई देते हैं कि कैसे सोसाइटी के रूप में कैसे है, सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में किन लोगों ने कहा, सोशल ग्रुप्स के बारे में कैसे डिफाइन किया है, सोशियोलॉजी को इंटरेक्शन के रूप में कैसे डिफाइन किया है। तो जो सोसाइटी के रूप में स्टडी करने की जो बात करते हैं उसमें कुछ लोगों के नाम आते हैं, जिसमें एक नाम है बार्ट का। ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज ए साइंस ऑफ सोसाइटी, सिंपली एक लाइन में, कि समाजशास्त्र क्या है, वह समाज का विज्ञान है। बार्ट ने कहा कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसी तरह से जी डंकन मिकेल ने अपनी सोशियोलॉजी पुस्तक में लिखा कि सोशियोलॉजी इज डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, है ना। इसको थोड़ा सा और इन्होंने परिष्कृत किया। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र जो है वो मानव समाज के संरचनात्मक पक्षों का विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन है। अर्थात मानव समाज में व्यक्ति किस प्रकार से रहता है, उसके जो संरचनात्मक पक्ष हैं, तमाम संरचना, जैसे आपकी संरचना के रूप में उसके कंट्रोल करने के लिए पुलिस की व्यवस्था है, यातायात की व्यवस्था है, न्याय की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है, ये सारे जो विभिन्न पक्ष हैं समाज के बनाने वाले, उनका विवरण और विश्लेषण करना ही समाजशास्त्र जी डंकन मिकेल का मानना है। एक और नाम आता है गिडिंस का। गिडिंस ने कहा कि सोशियोलॉजी इज द सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ सोसाइटी व्यूड एज ए होल। जब संपूर्ण रूप में एज ए होल, एक गेस्टाल्टवादी विचारधारा के रूप में गिडिंस ने कहा कि संपूर्ण दृष्टि से समाजशास्त्र समाज का व्यवस्थित वर्णन तथा व्याख्या है। ये सोसाइटी के अध्ययन के रूप में बार्ट, मिकेल और गिडिंस को आप मानते हैं कि इन लोगों का मानना जो है सोसाइटी का अध्ययन करना ही सोशियोलॉजी के रूप में इन्होंने अपनी सोशियोलॉजी को परिभाषित किया है। दूसरी बात है सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में। इसमें नाम आता है बाटिबर और पीच का। इन्होंने सोसाइटी पुस्तक में कहा कि सोशियोलॉजी इज अबाउट सोशल रिलेशनशिप्स, द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप वी कॉल सोसाइटी। अर्थात समाज में जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंध हैं, उन सामाजिक संबंधों का जो जाल बनता है, उसी जाल को ही वह सोसाइटी के रूप में परिभाषित करते हैं। एक डेफिनेशन है कूबर का। इन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी में बी डिफाइंड एज ए साइंटिफिक नॉलेज अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप्स। अर्थात मानव संबंधों के, जो मानव के अपने संबंध हैं समाज में रहने की वजह से, उन मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा ही जो है वह समाजशास्त्र है, ऐसा कूबर का मानना था। तो इन्होंने, और एक नाम आता है वॉनबीज का। वॉनबीज ने इसको डिफाइन किया है कि सोशल रिलेशनशिप इज द ओनली बेसिस ऑफ कंटेंट ऑफ सोशियोलॉजी। अर्थात सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है।
तो इन समाजशास्त्रियों ने, मैकीवर-पेज ने, कूबर ने, बीज ने, इन लोगों ने सामाजिक संबंधों के रूप में समाजशास्त्र को परिभाषित किया है कि समाजशास्त्र जो है वह, इनका रूप डिफरेंट है। ये समाज की तो बात करते हैं, लेकिन उस समाज में जो व्यवस्थित संबंध हैं, उन संबंधों के अध्ययन को वह समाजशास्त्र की विषय क्षेत्र के रूप में मानते हैं। अब सोशियोलॉजिकल ग्रुप्स के रूप में मानने वाले में नॉब्स और हाइन का नाम, फ्लेमिंग का नाम आता है। ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज द सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ पीपल इन ग्रुप्स। वो चाहे ग्रुप्स कुछ भी हो सकता है, कोई एसोसिएशन हो सकता है, फैमिली हो सकता है, कोई यूनियन हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जो भी ग्रुप्स आप बनाते हैं, जो लोग मिलकर के जो ग्रुप्स बनाते हैं, उस ग्रुप के अध्ययन को वे कहते हैं कि सोशियोलॉजी वही है। सोशियोलॉजी का जो क्षेत्र है वो लोगों के द्वारा बने जो समूह हैं, उन समूह का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वह समाजशास्त्र के रूप में नॉब्स एंड उनके सहयोगियों का मानना है। एक डिफिनेशन है जॉनसन की। जॉनसन कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ग्रुप्स और सोशल ग्रुप इज अ सिस्टम ऑफ सोशल इंटरेक्शन। यहाँ थोड़ा सा जॉनसन और विस्तृत रूप में कहते हैं कि सामाजिक समूहों का तो वैज्ञानिक अध्ययन है, लेकिन जो सामाजिक समूहों के वैज्ञानिक अध्ययन की बात करते हैं उसमें सामाजिक समूह क्या है? तो सामाजिक समूह जो सोशल ग्रुप है, जस्ट सिस्टम ऑफ सोशल इंटरेक्शन, वह सामाजिक अंतःक्रियाओं, जो सामाजिक समूह में जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक अंतःक्रियाओं की जो व्यवस्था है, जो सामाजिक समूह में सामाजिक अंतःक्रियाओं के जो तंत्र जो बना हुआ है, उस सामाजिक अंतःक्रियाओं के तंत्र को, उन समूहों के सामाजिक अंतःक्रियाओं के तंत्र को समाजशास्त्र के रूप में जॉनसन का मानना है। उसी तरह से एक डिफिनेशन है कांट की, इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संगठन और विकास का विज्ञान है। इन्होंने बहुत पहले कहा कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट। कोई सामाजिक संगठन किस प्रकार से विकसित होता है, वो सामाजिक संगठन कैसे बनता है, इन सब चीजों का अध्ययन करना समाजशास्त्र है, यह कांट का मानना था। और चौथा जो रूप है वो सोशल इंटरैक्शन का है, जिसमें मैक्स वेबर का नाम महत्वपूर्ण रूप से आता है। मैक्स वेबर ने कहा कि सोशियोलॉजी इज द साइंस which attempts the interpretative understanding of social actions। जितने प्रकार के आप सामाजिक क्रियाएं करते हैं, वो जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक अवबोध है, उसी को वो कहते हैं कि वो समाजशास्त्र है। और सामाजिक व्याख्यात्मक अवबोध किस सामाजिक क्रिया, मतलब आप सामाजिक क्रिया कब करेंगे? जब आप सामाजिक अंतःक्रिया होगा, वो जो सामाजिक सोशल इंटरेक्शंस होंगे तो आपकी क्रियाएं होंगी। आपकी सामाजिक इंटरेक्शन किसी एक विद्यालय के लिए या किसी एक डिपार्टमेंट के लिए, किसी एक पेपर के लिए टीचर के साथ अलग प्रकार का सोशल इंटरेक्शन हो सकता है, वहां पे आपके एक्शंस दूसरे प्रकार के हो सकते हैं। किसी दूसरी कक्षा के लिए, किसी दूसरे पेपर के लिए आपका जो सोशल इंटरेक्शन होगा वो अलग प्रकार का हो सकता है। उसी तरह से गिन्सबर्ग का एक डिफिनेशन है कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस एंड इंटर रिलेशंस। दोनों चीजें, मानवीय संबंध और मानवीय अंतःक्रियाएं, ये दोनों और उनकी कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, वो किन परिस्थितियों में मानवीय संबंध बन रहे हैं, किन परिस्थितियों में मानवीय अंतःक्रिया व्यक्ति कर रहा है और उसका परिणाम क्या होगा। दोनों चीजें, एक तो ये हो गया कि जो मानवीय संबंध हैं, मानवीय अंतःक्रियाएं हैं, वह किन परिस्थितियों में बन रहे हैं, आप कब किसी से इंटरेक्शन कर रहे हैं, कब किसी को अपना दोस्त बना ले रहे हैं, कब किसी को अपनी सहेली बना ले रहे हैं, कब उससे आपके रिलेशनशिप टूट जा रहे हैं, ये आपके एक अलग कंडीशंस बनाती हैं और उसके परिणाम अलग प्रकार के आपको दिखाई देते हैं। जैसे महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी शादी के पहले जो सहेलियां होती हैं, शायद ही कभी ऐसी परिस्थिति बनती हो कि उनसे कभी भेंट मुलाकात हो, और बहुत ऐसा ही सिचुएशन बनेगा कि शादी के पहले जो आपकी सहेली थी, पुरुष तो फिर भी अपने दोस्तों के साथ मिल लेते हैं, चले जाते हैं, और अगर शादी के बाद किसी महिला की बातचीत होगी तो फोन पे ही बातचीत होगी, बहुत होगा व्हाट्सएप पे मैसेज हो जाएगा, बातचीत भी यदा कदा होगी, और भेंट मुलाकात की सामने प्रत्यक्ष रूप से देखना तो एक बहुत दूर की बात है। तो आप ये सोशल इंटरेक्शंस, सोशल रिलेशनशिप्स किन परिस्थितियों में बनाते हैं, और ये परिस्थितियां, ये सोशल जो रिलेशनशिप्स आपके बने,
ये जो सोशल इंटरेक्शन आपके लोगों के साथ हुए समाज में, उसका परिणाम क्या होगा, इन सब चीजों को गिन्सबर्ग ने अपनी सोशियोलॉजी का विषय वस्तु माना है। और एक डेफिनेशन है सिमेल की, इन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन इंटर रिलेशंस, जो मानव के विभिन्न प्रकार के सामाजिक मानवीय संबंध हैं, जो विभिन्न प्रकार के रूपों में आपको दिखाई देते हैं। व्यक्ति एक ही होता है, लेकिन उस एक व्यक्ति के अपने सामाजिक संबंध, अंतर संबंध विभिन्न लोगों से विभिन्न प्रकार के होता है। व्यक्ति एक ही होता है, किसी का पिता होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का पति होता है, किसी का भाई होता है ना, किसी का, इसी तरह से महिलाएं जो होती हैं वो किसी की पत्नी होती हैं, किसी की माँ होती हैं, किसी की दादी हो सकती हैं, किसी की बहन हो सकती हैं। तो व्यक्ति एक होता है लेकिन विभिन्न प्रकार के मानवीय संबंध उसके रूप में होते हैं। तो इन सब चीजों को वो सोशियोलॉजी का पार्ट मानते हैं। फिर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में अगर एजुकेशन को देखा जाए, ये सारी चीजें तो सोशियोलॉजी की बात हो गई। अब सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में यदि हम शिक्षा की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि सोशल साइंसेज स्टडी द डिफरेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू सोशल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एज एजुकेशन आल्सो। जैसे सामाजिक विज्ञान में आप मानव सामाजिक जीवन के विभिन्न तथ्यों के बारे में बात करते हैं, उसी तरह से एजुकेशन भी सोशल साइंसेस के रूप में, सामाजिक विज्ञानों के रूप में मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है। तो मानव का जो जीवन है, जो सामाजिक जीवन है, उसका बहुत घनिष्ठ संबंध शिक्षा के साथ है। जैसे हमने कहा कि व्यक्ति सामाजिक है असामाजिक है, ये डिपेंड करेगा कि व्यक्ति किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर रहा है। और वो शिक्षा फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, नॉन फॉर्मल भी हो सकती है। तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में एजुकेशन ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। किस संदर्भ में आप किसी चीज को देखते हैं ड्यूरिंग स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन विद एजुकेशन, शिक्षा को आप किस रेफरेंस में देखते हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने शायद एक पेपर पढ़ा होगा, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करके। तो वहां पर आपके एजुकेशन को देखने का दायरा, रेफरेंस, आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो अलग प्रकार का है। जब एजुकेशन के रिसर्च की बात करते हैं तो वहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग बदल जाता है। जब आप दर्शन में पढ़ते हैं तो वहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग प्रकार का होता है, मनोविज्ञान में फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग होता है। तो एजुकेशन को एक जब डिसिप्लिन के रूप में किस रेफरेंस में जब आप एजुकेशन को मिनिएचर ऑफ सोसाइटी मानते हैं, तो उस स्थिति में एजुकेशन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक अलग बनता है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में। जैसे स्टडी ऑफ स्कूल एंड सोशल रिलेशंस ऑफ स्कूल पर्सनल, जब आप विद्यालय में जाते हैं तो आप विद्यालय का जब अध्ययन कर रहे हो और उस विद्यालयी सामाजिक संबंधों का अन्य व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का संबंध है, वहां पे जो माली है उसका कैसे संबंध है, जो प्रिंसिपल है, जो क्लास टीचर है, आपके जो अन्य जो पीयर ग्रुप के आपके जो स्टूडेंट हैं, आपकी जो सहेली, आपके जो मित्र हैं, उनसे किस प्रकार के रिलेशनशिप्स हैं, ये भी एक एजुकेशन सोशल पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। उसी तरह से स्टडी ऑफ बेसिक एजुकेशनल ग्रुप्स, बहुत सारे ऐसे आधारभूत शैक्षिक समूह बनते हैं। जैसे फॉर्मल एजुकेशन में, आज हम लोग फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में यहाँ पर आप एमएड की परीक्षा पढ़ाई कर रहे हैं। इनफॉर्मल में आप फैमिली में, चर्च में, टेम्पल पे, किसी प्ले ग्रुप में, प्ले ग्राउंड पे चीजों को सीखते हैं। उसी तरह से नॉन फॉर्मल एजुकेशन के रूप में आप एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को देखते हैं। तो उस रेफरेंस पे एजुकेशनल ग्रुप्स की स्टडी अलग प्रकार की बनती है, वो भी सोशल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। उसी तरह से स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन एंड अमंग स्कूल पर्सनल्स, केवल विद्यार्थी ही शिक्षक के साथ अंतरक्रिया नहीं करता, शिक्षक भी आपस में अंतरक्रिया करते हैं, शिक्षक भी स्टूडेंट से अंतरक्रिया करते हैं, शिक्षक भी स्टूडेंट के माँ बाप से बातचीत करते हैं। तो ये एक अलग प्रकार का रिलेशनशिप्स बनते हैं। उसी तरह से स्टडी ऑफ कंट्रोल ऑफ बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड अदर पर्सनल थ्रू डिसिप्लिन कोड ऑफ कंडक्ट। जब आप किसी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत शैक्षिक संस्थान में जाते हैं तो विद्यार्थियों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए वहां पर एक डिसिप्लिन है। जैसे एंटी रैगिंग कमेटी बनी, शिकायत प्रकोष्ठ बना, आप किसी की रैगिंग नहीं ले सकते। उसी तरह से टीचर्स के लिए अपना अलग कोड ऑफ कंडक्ट है कि आप शिक्षक और स्टूडेंट के बीच किस प्रकार के रिलेशनशिप्स होंगे। वहां पर कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, इन चीजों से शिक्षक का व्यवहार, वहां के जितने भी पर्सनल हैं उन सभी के व्यवहार को नियंत्रित करने का काम होता है। सिमिलरली स्टडी ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल चेंज ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, तमाम टेक्नोलॉजिकल प्रभाव की वजह से सामाजिक वातावरण बदलता चला जा रहा है, जो सामाजिक परिवर्तन होते चले जा रहे हैं।
तो वो भी इसका एक एस्पेक्ट है। आज अगर ये कोविड सिचुएशन न होता तो शायद हम लोग इस लैपटॉप और मोबाइल से न जुड़ते होते, आप कक्षा कक्ष में बैठे होते, हम आपके समक्ष उपस्थित होते, आप हमारे समक्ष उपस्थित होते। लेकिन ये सोशल चेंज की एक देन देखिए कि सोसाइटी चेंज हुई, हमारी न्यू नॉर्मल स्टेब्लिश हुआ और स्कूल का एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया। आपका इसी डिवाइस पे पूरा विद्यालय चल रहा है, छोटे बच्चे हो चाहे हायर एजुकेशन हो, सारा का सारा स्कूल जो है, सारा डिपार्टमेंट वो आपकी मोबाइल, आपके लैपटॉप पे स्थित हो गया है। तो ये एक अलग एस्पेक्ट आप कह सकते हैं। उसी तरह से एजुकेशन इन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आप विभिन्न प्रकार की चीजों को देख सकते हैं। प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जो अधिगम की प्रक्रिया है, वो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में कैसे चल रही है। थ्योरीज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के जो सिद्धांत हैं वो कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं। रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशियलाइजेशन, व्यक्ति के सामाजिकरण में एजुकेशन क्या भूमिका अदा कर रहा है, सामाजिकरण कैसे कर रहा है व्यक्ति का, स्टूडेंट का। उसी तरह से रोल ऑफ सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, जिस सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था से व्यक्ति आ रहा है वह उस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कैसे डेवलप हो रहे हैं। अब गौर जी ने कहा कि इस इतनी दूर वीरान में बुंदेलखंड रीजन में हमको विश्वविद्यालय स्थापित करना है, यहाँ का सोशियो कल्चरल फैक्टर्स अलग प्रकार के थे। लोगों ने कहा कि नहीं जबलपुर में स्थापित करिए, उन्होंने कहा कि नहीं हम सागर में स्थापित करेंगे। तो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे जो इस सोशियो कल्चरल फैक्टर्स में स्थापित हुआ उसका एक अलग पहचान बनी। फिर सोशल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थी किस सामाजिक पृष्ठभूमि से आ रहा है, गरीब है, अमीर है, किस जाति का है, किस धर्म का, ये भी चीजें प्रभावित करती हैं। इसी तरह से एस्पिरेशंस ऑफ एटीट्यूड्स, व्यक्ति के या शिक्षा के क्षेत्र में टीचर के और विद्यार्थियों के किस प्रकार की आकांक्षाएं हैं, किस प्रकार की उनकी अभिवृत्तियां हैं। और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थी की कौन सी समस्याएं हैं, विद्यार्थी का किस बात से वह सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, उसकी असंतुष्टि का कारण क्या है, ये भी चीजें महत्वपूर्ण है। और एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स, आपको पता है कि एजुकेशन को प्रभावित करने वाला पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जैसी व्यवस्था, जैसी पॉलिटिकल सिस्टम आती है वैसे ही आपकी व्यवस्थाएं बदलती हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का बात आपने सुना, मुसोलिनी का बात सुना, उन्होंने सबसे पहले अपने एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन किया। इसी तरह से आप देखिए आपके भारतवर्ष में जैसे जैसे पॉलिटिकल सिस्टम बदलता है, कांग्रेस के जमाने में किसी अलग प्रकार की शिक्षा नीति थी, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी तो उसमें शिक्षा नीति अलग प्रकार की आई है। तो तमाम तरह की चीजें आप पॉलिटिकल सिस्टम को एजुकेशन में देखते हो। उसी तरह से इंटेलेक्चुअल एलिट्स हैं, जो बौद्धिक वर्ग है, वो भी सामाजिक पर्सपेक्टिव में अपने अलग प्रकार के रोल को अदा करता है। बोर हो रहे हैं? नहीं सर। नो सर। एक तरफ है तो अच्छा नहीं लगता है। किसी का कोई प्रश्न? जानते हैं कहा जाता ना कि या तो सब कुछ समझ में आ रहा है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो जहां समझ होती है वहां कुछ प्रश्न उठते हैं। खैर 2-3 स्लाइड और हैं। अब एजुकेशन, सोशियोलॉजिकल टेंडेंसी एजुकेशन में क्या है, जो भी करंट की अगर आप बात करें, हम थोड़ा सा हिस्ट्री से और अभी की बात करें तो दो तरह के आप सोशियोलॉजिकल टेंडेंसीज देखते हैं। एक सोशियोलॉजिकल टेंडेंसी इंडिविजुअलिज्म की, जहां पर व्यक्तिवाद को महत्वपूर्ण दिया जाता है, व्यक्ति को ही, व्यक्ति के लिए सारा कुछ है, व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट ना पहुंचे, व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि ना हो, वो इंडिविजुअलिज्म को मानने वाले हैं। और दूसरा है सोशलिज्म को, जो समाज को महत्वपूर्ण मानते हैं। अर्थात जब कभी ऐसी जरूरत पड़े कि व्यक्ति को समाज के विकास के लिए अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग करना पड़े तो वो भी सोशलिज्म के अंतर्गत आप कह सकते हैं। लेकिन दोनों के अगर एम के रूप में अगर आप बात करें तो इंडिविजुअल बात करता है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल की। ये जो सोशियोलॉजिकल टेंडेंसी है जहां पर व्यक्ति के विकास महत्वपूर्ण है, व्यक्ति का कितना अधिकतम विकास कर दिया जाए, जबकि सोशलिज्म में बात किया जाता है कि डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी थ्रू डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज इन इंडिविजुअल। यहां पर व्यक्ति का अधिकतम विकास और यहां पर व्यक्ति में उन सामाजिक गुणों का विकास जिसकी वजह से अल्टीमेटली समाज का विकास हो। तो दो तरह के ध्रुव आप देखते हैं सोशियोलॉजिकल टेंडेंसी में, इंडिविजुअलिज्म और सोशियोलिज्म, जिसको आप व्यक्तिवाद और समाजवाद के नाम से समझते हैं।
सोशियोलॉजिकल टेंडेंसी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक है मॉडिफाइंग इंडिविजुअल्स बिहेवियर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। जो सोशियोलॉजिकल टेंडेंसी में क्या है कि व्यक्ति के व्यवहार को समाज के वातावरण के हिसाब से बदलना है, मॉडिफाई करना है, परिमार्जित करना है। ये सोशियोलॉजिकल टेंडेंसी है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी। एक कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रिपरेशन फॉर ए सक्सेसफुल सोशल लाइफ। चूंकि व्यक्ति को बड़े होकर के समाज में ही रहना है, इसलिए उसको सोशल लाइफ के लिए, सफल सामाजिक जीवन के लिए उसको तैयार करना है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपोजिशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म। केवल व्यक्ति का विकास नहीं हो, व्यक्ति के विकास के साथ साथ समाज का भी विकास हो, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक सोशियोलॉजिकल टेंडेंसी की है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज। व्यक्ति के अंदर सामाजिक मूल्यों का विकास हो, और अलग अलग समाज में अलग अलग प्रकार के सामाजिक मूल्य हो सकते हैं। सिमिलरली ये कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल सब्जेक्ट्स इन करिकुलम। जितने भी प्रकार के पाठ्यचर्या होंगी उस समाज में, उनकी अपनी कुछ सोशल सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ सामाजिक विषय वस्तु होंगी, उनका महत्वपूर्ण, उनका स्थान ज्यादा होगा, ऐसे सोशलॉजिकल टेंडेंसी में। फिर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं, जिसको आप आरटीई कहते हैं, राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। फिर स्टेट एजुकेशन सिस्टम, जो शिक्षा की व्यवस्था होगी वह राज्य की होगी, उसकी सारी व्यवस्था राज्य देखेगा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में। अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ, यहां पर जीवन की जो जटिलताएं हैं उसकी समझना जरूरी है सोशियोलॉजिकल टेंडेंसी में, क्योंकि इसी सामाजिक जीवन में व्यक्ति को रहना है, तमाम तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उसको समझना। सिमिलरली स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद प्रैक्टिकल लाइफ, जो उसके व्यावहारिक जीवन है, उस व्यावहारिक जीवन के साथ उसकी समस्याओं को जोड़ना, उसकी स्टडी करना, ताकि वो अच्छा जीवन जी सके। और लास्ट में एम्फेसिस ऑन वोकेशनल एजुकेशन, व्यक्ति को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराना, ताकि अपनी आजीविका का विकास, अपनी आजीविका का व्यवस्था वह स्वयं कर सके। दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजिकल टेंडेंसी। अब सोशियोलॉजिकल टेंडेंसी एजुकेशन को कैसे प्रभावित करती है? इसमें आप कह सकते हैं कि फिलेंथ्रोपिक स्कूल, एक परंपरावादी, जो आप बात करते हैं कि परंपरागत तरीके से फिलेंथ्रोपिकल स्कूल की स्टेब्लिश करना, जिसमें समाज की भूमिका ज्यादा होती है, जिसको आप समाज कल्याण की भावना से स्टेब्लिश करते हैं। स्टेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की व्यवस्था राज्य करता है, कल्याणकारी राज्य की आप संकल्पना करते हैं। यूज ऑफ मॉनिटोरियल सिस्टम, यहाँ पर मॉनिटोरियल सिस्टम, ऊपर से उसका मॉनिटरिंग भी होगी, है ना, मॉनिटरिंग सिस्टम होगी, जो व्यवस्था बनेगी उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए एजेंसीज होंगी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फेंट स्कूल्स, जो अभी आपकी नई एजुकेशन शिक्षा पॉलिसी में भी आई है, ईसीसी की बात करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की, तो इन्फेंट स्कूल को भी स्टेब्लिश करना है, जहां पर नवजातों को भी शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। प्रोविजन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था, और एक्सटेंशन ऑफ एडल्ट एजुकेशन, केवल बच्चों की शिक्षा तक नहीं, जो लोग किसी वजह से अपने स्कूल लाइफ में या अपने किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में विद्यालय नहीं जा पाए, उन तक शिक्षा की पहुंच बढ़ाना है, ताकि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से उनको भी शिक्षित किया जा सके। These are the some influences of sociological tendency in education. अब आप लोगों को कोई ये कुछ उसके रेफरेंसेस हैं, इन रेफरेंसेस से अगर आप जाएं तो आपको और ज्यादा स्टडी इसमें आप देखने को मिलेगी। This is all for today. अब बताइए। सर एक बहुत टॉपिक से हटके क्वेश्चन है सर। बताइए। हेलो सर, एक जैसे हमारे हिंदू एक जो रिलीजन में ये माना जाता है कि धर्म की स्थापना के लिए, है ना, जैसे समाज में धर्म की स्थापना के लिए एक बहुत बड़ा एक मासकर जो हुआ था महाभारत में, अगर उसको एक प्रैक्टिकली माना जाए तो एक उसको क्या सही हम जस्टिफिकेशन कर सकते हैं सर उसका, कि आप किसी एक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उसको जो ना मानने वाले लोग हैं, जिसके अगेंस्ट में लोग हैं, उसको मार के उसको एक जस्टिफिकेशन दे दे कि हाँ ये हमने सही किया था। क्योंकि कई बार क्वेश्चन रेज किया जाता है सर कि क्या ये सही था, क्या ऐसा धर्म हमको स्थापित करना चाहिए जिसके लिए हमें लोगों को मारना पड़े। यही चीज सर जर्मनी और इटली में भी हुई थी, तो इसका एक जस्टिफिकेशन नहीं मिल पाता है सर कि
क्या इसको एक चेंजेस के रूप में आपको अपनाना चाहिए? ये इसको कैसे लेना चाहिए? अब यहां पर यदि आप विशाल बात करेंगे धर्म की, तो सबसे पहले ये बात आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि धर्म है क्या। आप किसे धर्म कहते हैं? जो सर शायद वर्तमान में जो संरचना चल रही है समाज की, या फिर जो लोगों के उस टाइम पे जो प्रैक्टिकली जो विचार है जिसको वो सही या गलत मानते हैं, तो मुझे लगता है वो ज्यादा एक सटीक रहेगा धर्म को कहना। छोटा सा एस्पेक्ट है सर उसका एक, बाकी तो और भी चीजें उसमें ऐड होती है फिर। तो ये तो बहुत संकुचित अर्थ हो गया ना, और इस अर्थ में नहीं कहा गया था कि धर्म की स्थापना करने की बात। जब आप धर्म की बात कहते हैं तो धर्म का जो शाब्दिक अर्थ है वह है धार्यते इति धर्म। धर्म क्या है? जिसको धारण किया जाए। वो सारे सामाजिक नैतिक कार्य, वो सारे सामाजिक नैतिक व्यवहार जो उस समाज के द्वारा स्वीकृत हैं, आपको धारण करने के योग्य बनाते हैं। गलत चीज धारण करना नहीं। धर्म वह चीज है जिसको आप धारण कर सकें, और धारण उसी चीज को किया जाता है जो अच्छा होता है, जो समाज के विकास में योगदान देता है। तो यदि सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए, यदि समाज की नैतिकता को स्थापित करने के लिए आप यदि कोई लड़ाई लड़ते हैं तो वो ठीक है भाई। अल्टीमेटली सोसाइटी जो है वो आपकी रक्षार्थ बनी है। जिस समाज में व्यक्ति रह रहा है, जिस सोसाइटी का व्यक्ति अंग है, उसको स्थापित करने की बात कर रही है। तो जो चीज धारण करने योग्य है उसको, इसके लिए कौन मना कर सकता है? तो धर्म की स्थापना का मतलब ये हुआ कि जिन चीजों को धारण करना। अब आज के कॉन्टेस्ट में ये नहीं कह सकते आप कि शूद्रों को पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये एक मानव सभ्यता में, जब वो भी एक व्यक्ति है, वो भी एक मानव है, वो अब तमाम तरह के आप देखिए हिंदू मुस्लिम लोग करते हैं, इस जाति के उस जाति के लोग बात करते हैं। तो सबसे बड़ा धर्म तो मानव धर्म है, और मानवता के रक्षार्थ यदि आप कोई कार्य कर रहे हो तो वो धर्म स्थापित करना वो सबसे बड़ी बात है। न किसी हिंदू धर्म, ना मुस्लिम धर्म, ना ये जाति ना वो जाति। सबसे बड़ी बात तो आपकी मानव जाति है, सबसे बड़ा धर्म तो आपका मानव धर्म है। उसको स्थापित करने के लिए यदि आप ऐसे लोग जो समाज के विध्वंसक हैं, जो समाज को तोड़ रहे हैं, जो समाज को नष्ट कर रहे हैं, उनको हटाना, तो भाई अच्छे धर्म का, अगर धर्म की बात आप कर रहे हैं इस ब्रॉड रेस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो वो तो ठीक है। उन सामाजिक नैतिक मूल्यों की स्थापित करने की बात कर रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि एक शूद्र भी मानव है तो वो नहीं पढ़ सकता, वो पढ़ेगा तो उसके कान में तेल डाल दीजिए, वो पढ़ने का अधिकारी नहीं है। आप उसको छुआछूत की, अनटचेबिलिटी की भावना रखिए। ये मानव धर्म कहाँ सिखाता है? ये सारे बहुत सारे अंधविश्वास कुरीतियां आपके प्राचीन सनातन धर्म में आई, जिसकी वजह से इसका बहुत विरोध हुआ। और आज इसी की वजह से है कि आपका ये धर्म बहुत ज्यादा नहीं फल फूल रहा है, एक निश्चित टेरिटरी तक आप सीमित हैं। ये बहुत बड़ा कारण है। तो पहले आपके प्रश्न का यही बात डिसाइड करना पड़ेगा कि आप धर्म कह किसको रहे हैं। अगर संकुचित अर्थ में आप धर्म को ले रहे हैं तो मेरे समझ से जो गीता की बात आप कर रहे हैं, महाभारत की बात कर रहे हैं, जिसमें गीता में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था, तो ये जो उपदेश है वह उस समय के तात्कालिक सामाजिक धार्मिक व्यवस्था को स्थापित करने की बात थी, और एक ब्रॉड रेस्पेक्ट में अगर आप देखें तो वो मानवता के स्थापित करने की बात कही गई। मेरा ऐसा मानना है। सर इसमें फिर एक और क्वेश्चन आता है, कि सर जो सही और गलत के जो मायने हैं फिर वो कौन डिसाइड करेगा? जो स्ट्रॉन्गेस्ट है समाज में वो डिसाइड करेगा, या उस टाइम की सिचुएशन डिसाइड करेगी, या जो परिवर्तन चल रहा है वो डिसाइड करेगा? क्योंकि फिर बाद में यही क्वेश्चन आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है, कि आप किस बेस पे सामने वाले को सही कह रहे हो। क्योंकि माना कि पूरा एक समाज एक नई प्रथा को अपनाने के लिए तैयार है, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम जब इंडिविजुअल की बात करते हैं तो वो भी तो सही है। कहीं ना कहीं उनकी भी कोई धारणा होगी, उनका भी कोई ना कोई पर्सपेक्टिव होगा जिसपे वो टिके हुए हैं, तो उनके पर्सपेक्टिव से वो चीज सही होगी, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर सर सही गलत को कैसे डिसाइड किया जाए, और इसका डिसीजन कौन लेगा कि क्या सही है और क्या गलत है? क्या सही और क्या गलत,
कोई चीज हमेशा सही नहीं होती, कोई चीज हमेशा गलत नहीं होती। ये टाइम के रेफरेंस में बात है। किसी जमाने में सती प्रथा बहुत सही था, किसी जमाने में हस्बैंड की डेथ के बाद जो महिला थी वो सती हो जाया करती थी। उस समय की सामाजिक व्यवस्था बहुत सही था, लेकिन एक व्यक्ति ने विरोध किया, विरोध की वजह से सामाजिक परिवर्तन हुआ, आज लोग जागरूक हुए। आज के संदर्भ में वो सही नहीं है। तो सही और गलत का निर्धारण जो है वो टाइम के रेफरेंस में है। ये एक निश्चित कंटेस्ट में आप किसी चीज को सही कह सकते हैं, किसी कंटेस्ट में किसी चीज को गलत कह सकते हैं। कोई चीज हमेशा सही नहीं हो सकती, कोई चीज हमेशा गलत नहीं हो सकती, जब आप सामाजिक परिप्रेक्ष्य में किसी चीज की बात करेंगे तो। और जहां तक निर्धारण करने की बात है, तो उस समय की सामाजिक परिस्थितियां, उस समय की सामाजिक स्थितियां और उस समय के जो परिवर्तन होने के बाद जो समाज है, वो उन चीजों को निर्धारित कर सकता है। हमने बात कही, सबसे बड़ी बात आप मानव धर्म की बात करिए, कौन निर्धारित करने वाला? कोई जैसे हिंदू धर्म के पंडित जी या पूजा पाठ कराने वाले कर्मकांडी, वो आपके धर्म को निर्धारित नहीं कर सकते। उन्होंने जो निर्धारित किया, आज देखिए आपका क्या है। उसी तरह से उलेमा जो हैं, जो मौलवी हैं, वो किसी धर्म को निर्धारित नहीं कर सकते। जो पादरी हैं वो किसी, ये तो एक व्यवस्था बनी, उनको आपने ऐसा बना दिया। लेकिन इसी व्यवस्था की टूटन भी हुई, लोगों ने इसका विरोध भी किया, और विरोध करने के बाद आज आप दूसरे रूप में देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था की जब आप बात करते हैं, अभी जब आप पढ़ेंगे, जब कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां आएगा इस बात को कि सामाजिक व्यवस्था जो है, हर सामाजिक व्यवस्था में दो प्रकार के घटक हैं। एक उसको कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, सृजन करने वाले हैं, उस समाज को बनाने वाले, जो हर संभव प्रयास करेंगे कि समाज टूटे नहीं, बने। और उसी के साथ साथ विध्वंसक भी हैं, उसको तोड़ने वाले भी हैं। दोनों तरह की एक्टिविटीज चलती रहती हैं। और इन्हीं दोनों के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दुर्कहेम ने सिद्धांत दिया था कॉन्फ्लिक्ट थियरी की, और इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सोशल चेंज का उन्होंने सिद्धांत दिया कि एक व्यक्ति कहेगा कि नहीं इसी व्यवस्था को बनाए रखना है, दूसरा कहेगा कि नहीं इसको तोड़ना है, और इन्हीं के बीच कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सोशल चेंज होगा और वो बदलता रहेगा। ठीक है, तो जी सर। ये सर जो भी सही गलत है तो सर उसको हमेशा सही नहीं रहता, हमेशा गलत नहीं होता, तो उसको सही गलत डिसाइड करने के लिए उसको सर नैतिकता के तराजू से हमेशा तोला जाना चाहिए, तब पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत। हाँ कह सकते हैं। और नैतिकता डिसाइड करने के लिए सोसाइटी है, कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। वही तो मैं कह रहा हूं, किसी समाज के सही और गलत की निर्धारित करने का कार्य कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो अपने स्वार्थ की बात करके उसको अपने तरह से मोल्ड करेगा। जैसे किसी समय की किसी खास वर्ण व्यवस्था के लोगों ने उस समय की सामाजिक व्यवस्था को अपने तक कैप्चर करके रखा, उसकी सारी व्यवस्थाएं अपने तक सीमित करके रखी, जिसकी वजह से दूसरे, उन्होंने कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचा, वो अपने व्यक्तिगत हित के लिए सारी व्यवस्थाएं बनाई और उस व्यवस्था पे वो चलते चले आए और उसका लाभ उन्होंने लिया, लोगों को वंचित कर दिया। तो कोई एक व्यक्ति अगर उस चीज को निर्धारित करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं चल सकता। फिर तो वो सोसाइटी को कहा, फिर तो आपने सोसाइटी में लोगों को मार दिया ना। वो सुरक्षा की भावना वो व्यक्ति के अंदर कहाँ रह गई उस चीज को। आपने महिलाओं को देखिए, इतने पुराने समय से आप बार बार कहते हैं कि अपला थी, घोषा थी, गार्गी थी, मैत्री थी, लेकिन कितनी थी? आप तो उस समय महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिए। और उस समय क्या, आप आज की कंडीशन देख लीजिए। आज जितनी आप एजुकेशन की बात करते हैं, कितने परसेंट महिलाएं? आप अभी एजुकेशन 2011 का अगर देखिए आप जनगणना, तो उसमें भी आज की भी डेट में पुरुष साक्षरता का दर ज्यादा है। भाई आधी आबादी तो आप महिला को मानते हैं ना, आप तो ये मानते हैं। लिंगानुपात देख लीजिए, कन्या भ्रूण हत्या, तमाम ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो सोसाइटी में एक पर्टिकुलर लिंग की वजह से इतना भेदभाव हुआ, इतना जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ केवल इसलिए कि वो महिला है। और आप इसलिए समृद्ध हुए क्योंकि आप पुरुष हैं, आपको इसलिए ज्यादा अवसर मिला क्योंकि आप पुरुष हैं, इसलिए आपको अवसर मिला। और महिलाएं इसलिए वंचित रह गई क्योंकि वो महिलाएं हैं, इसलिए उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जितना पुरुषों को मिलना चाहिए था। चलिए ठीक है, ये डिस्कशन का मुद्दा है, और आप लोग अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डिस्कशन कर सकते हैं। यस सर, जैसे सर आपने कहा कि समय के अनुसार सही या गलत निर्धारित होता है,
तो सर जो पहले जो गलत धारणा थी या कुरीतियां थी जैसे सती प्रथा, तो वो पहले किस अर्थ में सही थी? नहीं, सही अर्थ का मतलब भाई उस समय की जो महिलाएं उसको सही मान के ही तो करती थी कि भाई हम बहुत बड़ी पतिव्रता हैं। उस तरह की उनकी मानसिकता ऐसी बनाई गई कि भाई आप अगर अपने पति की चिता के साथ जल जाओगी तो आप स्वर्ग में चली जाओगी। और विधवा विवाह का विरोध किया गया। सही, मैं उसको सही नहीं ठहरा रहा हूं। मेरे यस कहने यस का यस सर, तात्पर्य वो यह पॉइंट है है सर, कि उस समय के साइकोलॉजिकली। लोगों की मानसिकता ऐसी बनाई गई कि आप इसको सही यस मानिए। उन लोगों ने वो बात किया, लेकिन धीरे धीरे जागरूकता यस सर, आई, यस अब लोगों ने उसका विरोध किया। ये बात मेरा कहने का यस था। सर, ये यस सर। टाइम के रेफरेंस में हमने बात किया कि सही और गलत चीज जो है वो टाइम के कॉन्टेस्ट में है। ये यस सर। सापेक्षिक स्थिति की बात आप करते हैं। ये एक रिलेटिव बात है, क्या सही क्या गलत। ये एक एब्सोल्यूट बात नहीं है। भगवान की तरीके पूर्ण नहीं है ये। यस सर, यस यानी कि सर। आज के समय में सर जो तो सही है वो आगे चलकर गलत भी हो सकता है, और जो आज के समय में गलत है वो आगे चलकर सही भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। यदि सामाजिक परिस्थितियां बदली, वो सही हो सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। आपकी अपनी सोसाइटी में, जिस हम क्लोज सोसाइटी में रहते हैं, इस छोटा सा एग्जाम्पल है। इस छोटी सी सोसाइटी में लड़कियों का जीन्स पहनना, जीन्स और टी शर्ट पहनना, है ना। अभी एक वाकया भी अभी आप लोगों ने देखा, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री का एक बयान आया था। जी सर। यस ये सर। आपकी सोसाइटी में स्वीकार्य नहीं होता है। ये आप, हम इसी आज ही के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि आपकी सोसाइटी में लड़कियों का जीन्स टी शर्ट पहनना ये स्वीकार्य नहीं है आपकी सोसाइटी में। लेकिन यदि आप पाश्चात्य देशों में चले जाइए, टाइम रेफरेंस स्थान के बाद अगर आप चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, ब्रिटेन में चले जाइए, डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाइए, वहां पे कोई बात नहीं है। वहां पे पहनावे को लेकर के वहां पर एक किसी प्रकार का, यहाँ तो आप ये अ, यहाँ पर आप ये एस्पेक्ट करते हैं कि अगर महिला है तो वो समीज सलवार या साड़ी या इस तरह की चीजें, फ्रॉक, इस तरह की चीजें वो पहनेगी। और वो शर्ट नहीं पहन सकती, वो टी शर्ट नहीं पहन सकती, उसको नहीं पहनना चाहिए इस तरह की चीजें। तो जैसे जो लोग इस जेंडर स्कूल सोसाइटी भी आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें तमाम तरह के ऐसे ये सारी चीजें सोशोलॉजिकली कंस्ट्रक्ट की गई हैं। आपने ऐसा बना दिया, भाई लड़की होगी तो उसकी दो चोटी होगी, बड़े बड़े बाल रखने हैं, उसको बाल नहीं कटवाने। लड़की होगी तो उसका नाक छेदा जाएगा, उसका कान छेदा जाएगा, उसको लौंग पहनना है, उसको ये सारी चीजें पहननी है। उसकी शादी होगी तो उसको सिंदूर लगाना है, उसको पायल पहनना है। ये सारी चीजें आपने सोसाइटी में कंस्ट्रक्ट की, आपने बनाई। और घर में क्या होगा कि जब खाना कौन सबसे बाद में खाएगा, तो मम्मी सबसे लास्ट में खाना खाएंगी, बनाएंगी वो। लेकिन सबसे खाना खाने का सबसे अंतिम जो अधिकार होगा वो मम्मी की होगी, या दीदी अगर होंगी, बड़ी बहन अगर होगी, या छोटी भी बहन होगी, तो सबसे बाद में घर की महिलाएं खाना खाती हैं। ये आपने बना दिया कि भाई आप महिला हो, आप पहले पति को खिलाओ, पहले अपने ससुर को खिलाओ, उनको खिला करके तब आप खाओ, उनके खाने के बाद आप खाओ, तो आप पतिव्रता हो। ये आपने कंस्ट्रक्ट किया है, ये आपने सोसाइटी में यस सर। बनाया है। आप उसको भूख इसका लगी है यदि लेकिन वो खाना नहीं खाएंगे। सर हम्म। सर क्या नैतिकता समय के साथ में बदलती रहेगी ना सर, नैतिकता की परिभाषा? क्योंकि सर समय के साथ में हर चीज गलत भी हो सकती है कुछ, और कुछ सही भी हो सकती है। बिल्कुल, नैतिकता समय के साथ, स्थान के साथ बदलती है। आपकी जैसी सोसाइटी होगी वैसी सोसाइटी आपके लिए नैतिक होगा। हमने भी एक एग्जाम्पल लिया ना कि आपके यहाँ महिलाओं का पहनना नैतिक कार्य नहीं माना जाएगा, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में उसके लिए कोई, आपके यहाँ अंतरजातीय विवाह, अंतरधार्मिक विवाह के बारे में विरोध है, नहीं हो सकता। और यही जो एलिट वर्ग है, जो राजनेता को देख लीजिए, फिल्मी हस्तियों को देख लीजिए, वो शादी करेंगे तो कुछ नहीं, और आप यदि करेंगे तो आप समाज से बहिष्कृत हो जाएंगे। तो ये एक अलग, वहां पे तो सब चलता है ना, सब हिंदू मुसलमान, कोई ना हिंदू है ना मुसलमान है, ना कोई किसी ब्राह्मण है ना क्षत्रिय ना वैसे, वहां सबका अपना सोसाइटी में चल रहा है। वहां तो वो नैतिक है, उसके लिए कोई प्रश्न चिन्ह भी नहीं है। और यदि आप कर लें तो लव जिहाद और ये क्या क्या चीजें वो आपको दिखाई देने लगेगी, यदि उस तरह की चीजें यस सर, नहीं है तो। जैसे सर अभी अफगानिस्तान में तालिबान आ रहा है, तो सर वहाँ पे वो उनके हिसाब से नैतिक है कि सरिया लागू करना, महिलाओं को शिक्षा न देना या बच्चियों को। लेकिन जो दूसरी दुनिया के लोग हैं या अदर कंट्री के, उनके लिए अनैतिक काम है, तो वो अपने हिसाब से करते हैं वो।
हाँ, यहाँ तो थोड़ा सर सा वो अलग हो गया डील, थोड़ा एक सर राजनीतिक यहाँ तो पर भी जो, हाँ सर ये क्या यहाँ सर कि तो पर भी मानवता के बोलिए। आधार पर नहीं देख सकते सर। सर मानवता के आधार पे नहीं देख सकते तो क्या सर, क्योंकि इंसान तो सर सभी है सर, मानव तो है, तो मानव के एस्पेक्ट में देख सकते ना सर। बिल्कुल देखना चाहिए, तालिबान कहीं ना कहीं मानव विरोधी है, हाँ सर सर बिल्कुल यहाँ पर देखना बस एक ही चीज हो रही चाहिए, है सर। इसीलिए तो दूसरे राष्ट्र के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हाँ एक एक, हाँ सर यहाँ विशाल हाँ बताइए। सर। मुझे ऐसा लग रहा है सर, यहाँ पे बस एक ही चीज जो हो रही है कि सर जो समाज है वो डिसाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत है, उस टाइम की नैतिकता के आधार पे। और उस समाज को वो लोग निर्धारित करेंगे जो उस टाइम के स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं। मतलब ले दे के ऐसा हो रहा है कि सर जो समाज में जो लोग पावर होल्ड करके बैठे हैं अपने पास में, वो डिसाइड करेंगे कि आपकी नैतिकता क्या है, वो डिसाइड करेंगे कि आपको रहना कैसे है। तालिबान के भी हो गए या जो भी एग्जाम्पल हो गए, वहां पे उन लोग के हाथ में गन्स है, तो लोगों को फॉलो ही करना पड़ेगा, वो वही नैतिकता होगी। यहाँ पे धर्म है, धर्म के प्रधान जो लोग हैं उन्होंने जो नियम बना दिए, भले ही वो सही है या गलत है वो अलग बात है, लेकिन कॉमनर्स को बोलने का उतना अधिकार नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो स्ट्रांग है वही रूल करेगा और वही समाज बनाएगा, वही नैतिकता बनाएगा। और मुझे लगता है समय की डिमांड भी वही रहेगी कि आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। आप कह सकते हैं, लेकिन यदि आप गलत चीज को, आप तालिबान को सही मानते हैं, अगर इस तरह की बात करी जाए, अगर तालिबान अपना अधिकार क्षेत्र बना रहा है तो क्या वह सही है विशाल? सही तो नहीं है सर, लेकिन फिर ये वही बात आएगी कि उस टाइम पे क्या आप इतने स्ट्रांग हो कि उसको गलत ठहरा सको। जैसे अगर मान लीजिए मैं कॉमन वहां के जो लोग हैं उनके पर्सपेक्टिव में बात करता हूँ, बहुत लोगों को वो चीज गलत लग रही होगी, उन्होंने आवाज उठाई होगी, उनको मार दिया गया होगा। अगर वो चीज गलत है तो बाकी लोग इंटरफेयर कर रहे हैं तो वो अगेंस्ट भी हो रहा है। लेकिन वहां की जो बेसिक स्थिति है वहां पे तो सर तालिबान ही डिसाइड कर रही है ना कि क्या सही क्या गलत है। जैसे हमारे समाज में भी बहुत सारी कुरीतियां थी, लोगों ने विरोध किया, चेंज हो गई। तो ये चीजें चेंजेबल है, लेकिन जो वर्तमान है उसमें डोमिनेंस उनका ही रहेगा जो स्ट्रांगेस्ट है। चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन जब तक दूसरे लोग स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक वो चेंज भी नहीं आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है सर। ये तो सही है, डार्विन ने तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट तो दिया ही है, ये तो है ही है। यही तो मैंने कहा, समाज में जो संघर्ष की बात, जो सोशल चेंज का ये यही परिणाम है। और देखिए, एक बहुत, अगर आप सोशियोलॉजी के और ऊपर जाकर के बात करें, तो जिसको आप बात करते हैं समानता का अधिकार, आप भले आपके संविधान में दे दिया गया हो, सब कुछ आपको दे दिया गया हो, लेकिन समाज शास्त्रियों का ऐसा मानना है कि समान समाज बनाया ही नहीं जा सकता। यह एक यूटोपिया है, एक अतिवादी विचारधारा है। लेकिन यस इस सर। बात को मान करके आप अगर ये कह दें कि हम समाज में समानता की बात ही नहीं करेंगे, भाई हमेशा पैट्रियार्की है, ठीक है, पैट्रियार्की आप देख रहे हैं कि पितृसत्तात्मक समाज है, तो पितृसत्तात्मक समाज ही बना रहेगा, हमेशा महिलाएं दबी कुचली ही रहेंगी, उन्हीं को सारे काम करने पड़ेंगे घर के। तो ये मान करके, क्योंकि आप सशक्त हैं और आप उसको सही ठहराएं, तो ये भी सही नहीं है। ये तो आपकी अपनी, वो ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है कि भाई सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो आगे जो लाठी लेकर के आएगा लोग उसको, जो लीड करने वाला व्यक्ति होगा वो लोगों को लीड करेगा। लेकिन हम एक ऑप्टिमम, जब जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो वहां पर किसी की लाठी किसी की भैंस नहीं होती है ना। तालिबान क्यों वहां पे सशक्त है? क्योंकि वहां पे लोकतंत्र नहीं है। अब अमेरिका के अचानक चले जाने से वहां के लोग बहुत भयातुर हैं कि हमारा क्या होगा, थोड़ा बहुत जो उनको मिली थी जो स्वतंत्रता, वो भी उनकी छिन जाएगी। तो ठीक है, निश्चित रूप से जो वीर भोग गया वसुंधरा, भी बात आप करते हैं कि जो वीर होगा वही वसुंधरा का भोग करेगा, लेकिन आपकी अपनी भी तो कोई मानवता है। आप तो अपने को तो चलाने की कोशिश, आप अपने ही बेनिफिट के लिए बात करें, आपकी अपनी समझ, आप तो अपने को इस पृथ्वी का सबसे बड़ा बुद्धिमान प्राणी कहते हैं, और ये कौन सी आपकी बुद्धिमत्ता है कि अपने ही साथ के लोगों को आप दबा कुचला कर रहे हैं? तो जहां तक ठीक है, एक कानून व्यवस्था बनाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सिस्टम ठीक है, लेकिन यदि आप उसको अपने हित में साध करके अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो यह चीज उचित नहीं है। और जब कभी ऐसा होगा तो उसका विरोध होगा और समाज में परिवर्तन होगा ही होगा। यस सर। इन्हीं अर्थों में कहते हैं कि कोई भी सोसाइटी, कभी भी, जो सोसाइटी है वो कभी भी आप समान सोसाइटी बना ही नहीं सकते। ये बहुत एक आदर्श सिचुएशन बनाने की बात है कि सब लोगों को एक अधिकार प्राप्त हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे पहले वर्ण व्यवस्था थी,
जाति व्यवस्था आई, वर्ण व्यवस्था टूटी, जाति व्यवस्था आई, जाति व्यवस्था भी धीरे धीरे टूट रही है। आप देख रहे हैं एक जाति की दूसरी जाति में विवाह शादी रोटी बेटी का संबंध हो रहा है। आने वाले समय में हो सकता है व्यवस्था तो अभी भी है ना हैं? सर। आप देखिए, आपने जो राष्ट्रपति जी हैं उनको मंदिर जाने से रोक दिया गया था, जैसे महिलाओं को रोका गया, तो जाति व्यवस्था तो अभी भी है। और जैसा आपने भी कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उनके पास तो सारी ताकत है। राष्ट्रपति जी इतने अच्छे पद पे होते हुए भी जो धर्म प्रधान लोगों थे उन्होंने उनको वहां पे जाने से रोका। और महिलाओं की कंडीशन भी आज ज्यादा ठीक नहीं है। जाति व्यवस्था तो सब जगह है, अभी हाँ, नहीं क्योंकि टूटी। अपने यहाँ पे रिलीजन अभी भी स्ट्रांग है, मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इनके ऊपर अभी भी देश में रिलीजन को रखा जाता है। क्योंकि अब देखोगे कि प्रधानमंत्री को भी वोट किसके आधार पे मिल रहे हैं, राम मंदिर के आधार पे। तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई है अपने देश की कि हमारे देश में संविधान से भी ऊपर, हाँ, ये यहाँ पे धर्म को दिया जाता है, वैल्यू दी जाती है। संविधान भले कुछ भी बोले, अगर गाँव के रूरल एरियाज में देखोगे तो यहाँ पे अभी भी वही चीज हो रही है, छुआछूत अभी भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे धर्म प्रधानता लोगों के दिमाग में है। लेकिन यस सर, ये बात सही है। लेकिन सर उन राष्ट्रपति का जो इन्होंने मुद्दा उठाया ऑफिशियल किसी ने नहीं रोका, उनको आमंत्रण नहीं दिया। तो आमंत्रण मतलब वो एक संवैधानिक पद पे है, बिना आमंत्रण के वो जा नहीं सकते। तो ऐसा ये नहीं कहा जा सकता कि उनको जाने से रोक दिया गया, वो उन्होंने इनवाइट ही नहीं तो किया। महिलाओं को तो रोका गया ना, आपने देखा होगा साबरीमाला मंदिर में। हाँ हाँ ठीक है। आप देखिए, मैं एक सोशल चेंज की बात कर रहा हूँ, सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। मैंने कास्ट सिस्टम ही नहीं कहा कि खत्म हो गया, मैं एक क्रम बता रहा हूँ आपको कि पहले वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था के बाद जाति व्यवस्था आई, जाति व्यवस्था धीरे धीरे टूट रही है। इसके बाद अब आर्थिक रूप से उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग आ रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। ऐसे भी आपको सामाजिक में वर्ग, आपको जब आप पढ़ेंगे भी सोशल मोबिलिटी, वहां पे चीजें आएंगी। इसके बाद हो सकता है शिक्षा के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो। तो डिस्क्रिमिनेशन हमेशा सोसाइटी में रहेगा, उसका आधार भले बदल जाए, ऐसा समाज शास्त्रियों का मानना है कि डिस्क्रिमिनेशन तो रहेगा ही रहेगा। आप बिना डिस्क्रिमिनेशन की किसी सोसाइटी की तुलना की कल्पना करें तो ये संभव नहीं है। और ठीक है, जाहिर सी बात है, वो ये तो डिबेट का विषय है कि राष्ट्रपति जी को जाने दिया गया, बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, एक डिबेट का विषय है। क्या वास्तविक स्थिति ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। लेकिन मैं एक परिवर्तन की बात कर रहा हूं कि ये व्यवस्थाएं जो हैं वो लगातार चेंज हो रही हैं। किसी जमाने में शूद्रों को नहीं पढ़ने दिया गया, लेकिन आज की डेट में वो कुछ नहीं तो कुछ, आप 100% नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उनको अपॉर्चुनिटी आपके संविधान ने दिया है। अब वो अपने आप को भी सक्षम बना रहे हैं, वो अपने को साबित कर रहे हैं कि हाँ हम भी हैं, वो ला सकते हैं यहाँ पर। तो ये परिवर्तन का एक चक्र है। और एक परिवर्तन, जब आप सोशल चेंज पढ़ेंगे उसमें एक आता है साइक्लिक प्रोसेस है, एक थियरी है साइक्लिक थियरी, सोशल चेंज की साइक्लिक थियरी, वो बदलती रहती है ना। तो ये परिवर्तन, जैसे आपने कहा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि समाज बदल जाए फिर पुराना वाला आ जाए, बिल्कुल आ जाता है। जैसे फैशन होता है, पहले बेल बॉटम कट पैंट चलता था, फिर बैगी चला, फिर पतली मोहरी वाला चला, तो ये फैशन है। जब फैशन चला तो उसी तरह से सोशल चेंज भी है, बदलेगा। जैसे आदमी की धारणाएं विचार बदलेंगे वैसे वैसे सोशल चेंज होता रहेगा। ये तो असंभव है, इसको आप रोक नहीं सकते। और टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है। आज आप लोग काफी प्रोवोक हो गए। यस सर। चलिए अच्छी बात है, करने से चीजें बहुत सी क्लियर होती हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के दिमाग में बातचीत होगी लेकिन वो कह नहीं रहे हैं। हाँ हाँ बताइए सपना। सर हम ये कह रहे हैं, अगर सोसाइटी के डेवलपमेंट में कास्ट का अहम रोल है, ये हम मान सकते हैं क्या आज के डिस्कशन से जो अभी हुआ? किन अर्थों में? मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसे एक कास्ट है वो हमारी सोसाइटी को डिफाइन करती है, मतलब कास्ट है अगर तो सोसाइटी बनती है, या सोसाइटी के बनने पे कास्ट बनती है, ये हम कैसे कह सकते हैं? सोसाइटी में अलग अलग कास्ट के लोग हैं, और जहां तक यदि आप जाति व्यवस्था के मूल में जाएंगी तो आपको ये पता चलेगा कि डिवीजन ऑफ लेबर के लिए कास्ट सिस्टम आया। जो जैसा कार्य कर रहा था वैसा उनका वो जाति बन गई, और उसको आपने जन्म के आधार पे कर दिया। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के घर में अगर किसी ने जन्म लिया तो वो ब्राह्मण हो गया। जबकि पहले आप ये कह सकते थे कि ब्राह्मण कौन है? जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो,
वो ब्राह्मण था। लेकिन अब क्या हो गया, और वो कोई शूद्र भी हो सकता है, किसी शूद्र को, जैसे आप बात करते हैं संत रविदास की, उन कहते हैं ना कि यदि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो वो भी, उनको भी ब्रह्म का ज्ञान था, तो वो ब्राह्मण थे, लेकिन वो चूंकि एक अछूत परिवार में जन्म लिए तो आपने उनको शूद्र कह दिया। तो ये कास्ट सिस्टम की सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि आपने आदमी के कर्म को उसके जन्म से जोड़ दिया, कि क्षत्रिय कुल में कोई जन्म लेगा तो वो क्षत्रिय ही होगा, शूद्र कुल में कोई जन्म लेगा तो शूद्र ही होगा, चाहे कितना हो पढ़ा लिखा हो जाए। तो कहने का मतलब देखिए, कास्ट सिस्टम हमारी, अभी आप जब टालकट पार्सन पढ़ेंगे तो वो बताते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है, तमाम व्यवस्थाएं बनाने के बावजूद भी आज कास्ट सिस्टम आपकी सोसाइटी में इतना अंदर पेनिट्रेट किया हुआ है कि आप चाह करके भी इसको नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल पा रहे हैं। समाज में व्यवस्था है, आपके संविधान में लिखा है कि जात, लिंग, धर्म, भाषा, प्रांत के आधार पर किसी प्रकार का नागरिकों में विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देखिए कहां नहीं विभेद हो रहा है, लिंग के आधार पे हर जगह। सर लेकिन जातिवाद में भी परिवर्तन आ रहा है सर। अभी कुछ टाइम पहले हरियाणा के कुछ गांव थे सर, वहां पे जो स्टूडेंट थे उन्होंने जाति नाम क्या है कि जाति को लिखना ही बंद कर दिया था सर। इसमें भी तो धीरे धीरे करके परिवर्तन आ रहा है सर। बिल्कुल परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन होगा, परिवर्तन तो असंभावी है। एक बात कह रहे हैं धनेन्द्र की सर, कई देशों के इतिहास को देखा जाए तो जब जब समाज में लोगों का शोषण बढ़ता जाता है तो साम्यवादी समाजवादी विचारधारा ने जन्म लिया है, जिससे पूंजीवाद और राजतंत्र जैसे कॉन्सेप्ट का विरोध किया, और यह समाज में धीरे धीरे जागरूकता आने के कारण हुआ और विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण हुआ। रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, यूरोप में पुनर्जागरण काल इसी का उदाहरण है। आपके भी समाज में है धनेन्द्र, ये जो आज कास्ट सिस्टम आप देख रहे हैं, अभी हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट का शायद डिसीजन आप लोग सुने होंगे, जानते हैं, जिसपे एक यूनिफाइड सिविल कोड की बात की जा रही है, समान नागरिक संहिता की। तो ये कहीं ना कहीं वो कोई भी सोसाइटी होगी, हर सोसाइटी में परिवर्तन होना है, और इसी को दुर्खिम ने कहा, कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी दी, संघर्ष का सिद्धांत दिया कि समाज में एकीकरण वाले कारक और विध्वंसक कारक दोनों विद्यमान है, और इन्हीं दोनों के खिंचाव की वजह से, दोनों के बीच संघर्ष की वजह से समाज में परिवर्तन होता है, और वो अवश्यंभावी है। चाहे वो रूस की क्रांति हो, फ्रांस की क्रांति हो, अमेरिका की क्रांति हो, या आपका अपना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को ही ले लीजिए, या आज कास्ट सिस्टम की तोड़ने की बात कह लीजिए, ये सब उसमें सम्मिलित है। सर तो हम ये बोल हेलो, हाँ आवाज आपकी कट रही है सपना, बताइए। सर तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे आपने अभी कहा कि कास्ट सिस्टम में चेंज हो रहा है, तो जैसे अगर आगे चल के बहुत सारा चेंज हुआ तो या तो वो सोसाइटी जो उस कास्ट से बनी है ये वो खत्म हो जाएगी या चेंज हो जाएगी, चेंज में आएगा या खत्म हो जाएगा। जैसे अभी इंटरकास्ट मैरिजेज हो रहे हैं, देखने को मिल रहा है आप लोगों को, इंटरकास्ट मैरिजेज देख रहे हैं। अब जब इंटरकास्ट मैरिजेज होंगे, अभी तक तो रोटी का संबंध था, घर जाकर के लोग शूद्रों के घर खाना खाते थे दिखाने के लिए, जितने पॉलिटिकल पार्टीज के नेता को देख लीजिए तो वोट पाने की राजनीति के लिए उनके जाकर के खाना खाएंगे। अब ये धीरे धीरे ये समाजशास्त्री मानते हैं कि जब तक रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा, अर्थात एक कास्ट की बेटी का विवाह किसी दूसरे कास्ट के घर में नहीं होगा, तब तक आप कास्ट सिस्टम को खत्म नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपकी सोसाइटी बदल रही है। भाई जब अलग अलग कास्ट के पैट्रियार्की में, भले मान लीजिए एक ब्राह्मण की संतान कोई लड़की है, उसकी शादी यदि किसी शूद्र घर में होता है, तो वहां पर तो अब कोई कास्ट सिस्टम, भाई आप पैट्रियार्की की वजह से जानते हैं कि जो पिता का धर्म होगा, जाति होगी, वही आपके पुत्र की भी होगी। तो जब ये रोटी बेटी के संबंध बन जाएंगे, केवल खाने तक नहीं, जब बेटी का भी आदान प्रदान एक जाति से दूसरी जाति में, एक धर्म से दूसरी जाति में होने लगेगा, तब ये कास्ट सिस्टम टूट जाएगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कास्ट सिस्टम टूट जाएगा तो समाज आपका एक यूनिफाइड हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन तब भी होगा, उसका आधार कुछ अलग हो सकता है।
आपकी आर्थिक संपत्ति हो सकती है, आपकी शिक्षा हो सकती है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें, आपकी पद प्रतिष्ठा हो सकती है। डिस्क्रिमिनेशन तो वहां रहेगा ही रहेगा। तो कास्ट सिस्टम भी टूट सकता है, खत्म हो सकता है, लेकिन टाइम लगेगा इसमें, 1 दिन 2 दिन की तो बात है नहीं। ठीक है जी सपना? सर, मतलब वो जब तक समाज चलेगा इसमें सर शोषण कहीं ना कहीं रहेगा, चाहे वो किसी ना किसी रूम में हो सकता है। जैसे सर अमेरिका है, वहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पे नस्लवादी शोषण है, नस्ल के आधार पर। बिल्कुल बिल्कुल, वो हर जगह है। वहां कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, ऐसे भी हैं, है ना। वो कहीं ना कहीं जरूर है। जैसे अगर मुस्लिम संप्रदाय को ले लीजिए तो वहां भी सुन्नी है, शिया है, तो ये तो बना हुआ है, और ये किसी न किसी तरीके का रहेगा ही रहेगा। जी सर। सर जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो भी तो इसी कारण से हुई थी, वहां पे थोड़ी जाति या रेस थी, वहां पे तो सर बिल्कुल पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा के खिलाफ हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें आप उनको देखते हैं, कार्ल मार्क्स को। जी सर, कार्ल मार्क्स हो गए। ये सब आपको पढ़ना है तो ये ठीक है। लेकिन एक बात, इसका कंक्लूजन आप ये कर सकते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है, धर्म है, कहीं ना कहीं इन सब को सामाजिक परिवर्तन के दायरे से गुजरना पड़ेगा। आज है, कल नहीं भी हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात है, यदि आप मानव हैं, मानव समाज में यदि आप रहते हैं, तो मानव धर्म, जिसको धर्म की बात कही गई, जिसको धारण करने की बात हमने कहा, मानव धर्म सबसे ऊपर है। ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई लिंग, इवन महिला पुरुष भी नहीं, सब एक एक पिता के सब संतान मान करके आप कह सकते हैं कि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, और उसी को सबको मानना चाहिए। और सर मानव धर्म ही हमें यस ये सर। बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है, और वही हमें हमारे नैतिकता को बढ़ा सकता है। बिल्कुल, आप किसी प्रकार का अगर व्यवहार करते हैं, खुद को वहां पे रख के देखिए कि यदि मैं उससे ऐसा व्यवहार करता तो मुझे कैसा फील होता, तुरंत से आपको पता चल जाएगा। जी सर, अगर हम किसी से पूछें, कोई भी विद्वान हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, कि सही क्या है गलत क्या है, तो सर वो कभी भी ये नहीं बता सकता है कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि उसके लिए जो सही है वो हमारे लिए गलत हो सकता है। इसलिए हमें अपने आप से ये सोचना चाहिए सर कि सही क्या है सही गलत, तब हमें पता चल सकता है। सही कहा वीर सिंह आपने। एक व्यक्ति किसी के लिए, हर व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं हो सकता, और एक ही व्यक्ति हर व्यक्ति के लिए खराब नहीं हो सकता, है ना। एक ही शिक्षक सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं हो सकता, और एक ही शिक्षक हर विद्यार्थियों के लिए खराब नहीं हो सकता। किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब, व्यवहार पे डिपेंड करता है। यही तो इंडिविजुअल डिफरेंस है। अभी आप लोग साइकोलॉजी में पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे, इंडिविजुअल डिफरेंस। तो जब व्यक्ति में मतलब ये व्यक्तिगत पांचों सोच उंगली रहेगी आपकी ना, वो समान तो नहीं अलग है, अलग व्यक्ति की अलग। हाँ बिल्कुल, अलग अलग सोच रहेगी, लेकिन उसी में सामंजस्य बैठाने की बात है, जो मानवता की बात आप लोग कर रहे हैं। हाँ सर भाई। चलिए, आप लोगों की ये क्लास नहीं होती है क्या? आज तो 2 घंटे हो गए। सर अभी एक वाली क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तक होगी।